हम अपना बिजनेस कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि यार एक काम करते हैं, विदेशों में लड़कियां जो हैं वो शराब परोसती हैं, होटलों में लड़कियां गाना भी गाती हैं, तो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा लाना शुरू कर दिया। उससे और ज्यादा रौनक आ गई, और ज्यादा बिजनेस बड़ा हो गया। फिर किसी ने कहा कि यार ये लड़कियां अगर नाचेंगी तो उसका और मजा आएगा। दाऊद इब्राहिम बहुत शुरुआती दौर में सोनिया महल का वहां पर जाया करता था। वहां पर अमीरजादा, आलमगीर, समद खान, ये सारी पठान ग्रुप के लड़के भी जाया करते थे और राइवल्स थे। ये दोनों राइवल्स भी थे। इसी जगह के कारण उन लोगों के बीच में दुश्मनी इस स्तर पे पहुंची कि उनके बीच खून खराबा शुरू हुआ। ऐसी स्टोरीज थी कि दुबई में दाऊद इब्राहिम का हाल तक में एक बड़ा डांस बार था जहाँ पर बड़े पावरफुल लोग जाया करते थे। क्या वो अभी भी है या कभी था? बॉलीवुड का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है बार्स में, बल्कि कुछ एक्ट्रेसेस के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि वो डांसर रही थी, उसके बाद वो बॉलीवुड में आई। आपकी फिल्म इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई है वो तो शुरुआत ही तवायफों से हुई है। बड़ी बात और क्लेम नहीं है, स्थापित सत्य और तथ्य है। कमाठीपुरा 70s 80s 90s में क्या था, आज क्या कंडीशन है उसकी? देखिए, कमाठीपुरा 60 70 80 दशक की कहानी नहीं है। कमाठीपुरा 40 के पहले की कहानी है। सवाल ये होता है कि ये लड़कियां भागती क्यों नहीं वहाँ से। जो लड़कियां वो कोशिश करती हैं उनको वापस पकड़ करके ले आते हैं, बहुत बुरा मारते पीटते हैं, उनके साथ में ग्रुप रेप होते हैं। सर, इतने एनजीओज हैं, सिस्टम है, पुलिस है, ह्यूमन राइट्स है, तो ये बंद क्यों नहीं करा देते हैं? हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मेरी सहेली का एक और पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो पिछले 30 साल से अपराध जगत के खोजी पत्रकार रहे हैं। 40 से भी ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और आज हमसे कई संगीन बातों पर, कई संगीन मामलों पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री विवेक अग्रवाल जी। स्वागत है सर आपका। इतना कुछ आपने देखा है, मुंबई को बदलते देखा है, अपराध की दुनिया को बदलते देखा है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं जिस पर आज बल्कि मैं चाहूँगा कि हम आगे भी बात करें इस बारे में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा मैं आपकी खोज कहूँगा मैं, क्योंकि इस विषय पर मैंने बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं देखा कहीं या लिखी पढ़ी बात नहीं देखी। विषय ही ऐसा है, डांस बार्स। आपने इतना रिसर्च किया है उस पर, इतनी कहानियाँ कही हैं आपने, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये चलन में कैसे आया? डांस बार्स की आप बात कह रहे हैं। देखिए, डांस बार्स जो है वो पहले तो मुंबई में या हिंदुस्तान में हुआ नहीं करते थे। नाच गाना तो हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। राजे रजवाड़ों के समय से जो है सारा ये नृत्य और बाकी सब चीज़ें होती रही हैं। तो एक तरीके से उसको अगर हम डांस बार मान लें, क्योंकि जो रंग महल हुआ करते थे वो तो सारे के सारे डांस बार ही होते थे। जी। राजा, उनके दरबारी, उनके यार दोस्त बैठ करके शराब पिया करते थे, नर्तकियां नाचती थीं और वो लोग आनंद लूटते थे। तो वो भी एक तरह से डांस बार ही हुआ करते थे। लेकिन जो ये आधुनिक रूप आज का आपको जो दिखाई देता है डांस बार्स का, उसकी शुरुआत जो है लगभग मैं कहना चाहूंगा कि 60 के दशक के अंत से है। हमारे यहाँ पर उस समय में सिर्फ बार्स हुआ करते थे और उन बार्स में जो है शराब परोसी जाती थी और जो भी बेरे हुआ करते थे वो पुरुष होते थे। एक सोनिया महल नाम का बार था जो कि नरिमन पॉइंट पे था। उसके 3 4 मालिक जो है भागीदार थे और वो बड़ा अच्छा बार माना जाता था। उस बार में उस दौर के जो हैं वहाँ के साउथ बॉम्बे में रहने वाले जितने भी क्रिमिनल्स हैं या बड़े लोग हैं वो सब जाया करते थे। तो उन लोगों को लगा कि हम अपना बिजनेस कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो वो बिजनेस प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, विदेशों में लड़कियां जो हैं वो शराब परोसती हैं, है ना, फीमेल वेट्रेसेस होती हैं, वैसा हम भी करते हैं। तो उन्होंने वो शुरू किया। उसके कारण उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया। फिर ऐसे करते करते में उनको एक दिन पता चला कि विदेशों में तो होटलों में लड़कियां गाना भी गाती हैं। तो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा लाना शुरू कर दिया। जब ऑर्केस्ट्रा लगा तो उससे और ज्यादा रौनक आ गई, और ज्यादा बिजनेस बड़ा हो गया। फिर किसी ने कहा कि यार ये लड़कियां अगर नाचेंगी तो उसका और मजा आएगा। अब लड़कियां नाचने भी लगी हैं। जब लड़कियां नाचने लगी तो नोट उड़ने लगे, नोट उड़ने लगे तो धन जो है वो अथाह पैदा होने लग गया। सोनिया बार इसी वजह से दुनिया भर की निगाहों का मरकज बन गया
और वहां पर खूब अट्रैक्शन बन गया, खूब लोग आने लगे। न केवल देशी बल्कि विदेशी सैलानी भी वहां पर आने लग गए कि अरे वाह भाई। अच्छा, लड़कियां जो यहाँ पर नाचती थीं वो उस जमाने में जब 60 और 70 के दशक में तो बहुत अच्छा नाच नाचती थीं, भले वो डांस बार था। जैसे हमारे यहाँ की तवाइफें नाचा करती थी, और वहां पर जो नाचने के लिए लड़कियां जाया करती थीं वो कमाठीपुरा और पीला हाउस के वहां पर जो तवाइफें होती थी वो लड़कियां नाचने जाती थी। अच्छा, वहीं की लड़कियां थी वहां जो। की लड़कियां यहाँ नाचने के लिए आती थीं, तो वो उसकी वजह से क्या था कि वहां पे एक स्तर बना हुआ था नाच का। और लाइव ऑर्केस्ट्रा के रूप में तबला, ढोलक और हारमोनियम, वो ये सारा सब चीजें arrangement हुआ है। करती थी। और उसके बाद में वो जो है ना वो 6 पीस बैंड, 8 पीस बैंड के रूप में, साथ में ड्रम्स भी आ गए, बेस ड्रम भी आ गया, वो सारी चीजें भी हो गई थी। और कालांतर में जो है वो ढबला तो सॉरी तबला, ढोलक और ये सब चीजें निकल गई, और वो वेस्टर्न म्यूजिक रह गया और वेस्टर्न स्टाइल की डांसिंग रह गई। तो इस तरीके से सोनिया बार जो है वो वजूद में आया, और वहां पे जब सबने देखा कि अरे इसके कारण इतनी कमाई हो रही है, धीरे 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 जो है वो दूसरे लोगों ने भी एडॉप्ट करना शुरू किया। फिर तो पूरे बम्बई भर में मतलब जो है वो डांस बार्स की धूम मच गई। एक वक्त ऐसा रहा कि मुंबई में मेरा ख्याल है कि मेरी जानकारी के मुतालिक कम से कम नहीं नहीं करके भी 850 तो रजिस्टर्ड डांस बार्स थे, और अनरजिस्टर्ड या कहना चाहिए कि इलीगली चलने वाले डांस बार्स की संख्या करीब करीब 5,000 के आसपास होगी। और रजिस्टर्ड मतलब कहना चाहिए कि अगर उसमें डांस बार में काम करने वाली लड़कियों की संख्या या अनरजिस्टर्ड भी मिला करके देखा जाए तो 5 लाख के ऊपर थी। और इतना बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई थी ये पूरी की पूरी, और एक पूरा एक नया संसार खड़ा हो गया था। और उस चीज के पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं था, उसमें सत्ता भी थी, उसमें ताकत भी था, उसमें धन भी था, उसमें लड़की भी थी, सब कुछ उसके अंदर शामिल था। तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा डांस बार का संसार, ये डांस बार की दुनिया खड़ी हो गई। तो जितनी ये दुनिया फेमस थी उतनी ही इनफेमस भी थी, कह सकते हैं। बिल्कुल थी, है ना। क्योंकि अभी जैसे आपने मेंशन किया कि इसमें जो डांसर्स जो बुलाई जाती थी वो कमाठीपुरा या ऐसे रेड लाइट एरिया से लाई जाती थी। तो जब हम रेड लाइट एरियाज की बात करते हैं तो ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड आ ही जाती है कि वहाँ पर लड़कियों को ज़बरदस्ती लाया जाता है या बहला फुसला कर लाया जाता है, या यूँ कहिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्या ये जो बार डांसर्स थी उनके प्रोफेशन को भी बढ़ाने के लिए या लड़कियों की तादाद बढ़ाने के लिए ये इस तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली चीज़ें भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुआ करती थी क्या? देखिए, शुरुआती दौर में तो ये सब नहीं था। शुरुआती दौर में तो बहुत साधारण सी चीज थी कि आप यहाँ पे नाचती हैं, आपको कितना पैसा मिलता है। तो भाई कोई आता है, अगर प्राइवेट महफिल है तो 2-5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। अगर कॉमन महफिल जो है जिसमें कोई भी आए और बैठे तो उसके अंदर 5-10 हज़ार के बीच में रकम मिल जाती है। लेकिन जब उनको ये पता चला कि यहाँ डांस बार में आने पर तो एक आदमी जो है सिर्फ हाथ लगा करके आपको नोट देने भर में के लिए 50 और 100 रुपए दे देता है, तो आप दिन भर में कितना कमा सकते हैं एक रात में। तो उनको ये चीज समझ में आई कि हम यहाँ ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कम मेहनत करके। तो इस तरीके से लड़कियां अपने लालच के लिए आने लगी, उनको लालच दे के दलाल लाने लगे थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ है कि लड़कियां जो हैं छोटी उम्र की बच्चियों को चोरी करके या उनको अगवा करके भी ला करके और इस धंधे में, प्रोफेशन में डाला गया। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहना चाहिए या वुमन ट्रैफिकिंग कहना चाहिए, उसका बहुत बड़ा रोल इसमें हुआ। कालांतर में ये हुआ कि वक्त के साथ में एक बेड़िया नाम की हमारी कम्युनिटी है, हिंदुस्तान की बांसड़ा कम्युनिटी है, और इसके अलावा राजस्थान की 1-2 कम्युनिटीज हैं जहां पर पारंपरिक रूप से, परंपरागत तौर से वहां की स्त्रियां, लड़कियां जो हैं वो वेश्यावृत्ति करती हैं। उनके माता पिता, परिवार के पुरुष ही उन अपनी बेटियों से, बच्चियों से, बहनों से वेश्यावृत्ति करवाते हैं। ये उनके यहाँ का पारंपरिक कार्य है। और अमूमन ये जितनी भी कम्युनिटीज हैं, है ना, ये सारी की सारी खेतीहर कम्युनिटीज रही हैं। लेकिन बाद में उनके साथ में जो हालात बने हैं उसकी वजह से ये मुख्य पेशा जो है लड़कियों का वहां पर वेश्यावृत्ति हो गया, और उसके बाद में जो है ये चीज चल पड़ी। अब वहां के पुरुष जो हैं वो नाकारा हो चुके हैं। इन इन चीजों के बारे में मैंने अपनी कुछ किताबें जो हैं खास तौर से जी। लिखी। जैसे मेरी एक किताब है अगले अगले जन्म जन्म बेड़नी ना देने की, की, जो जी जी।
और दूसरी एक किताब है पिंजरा नाच। उसमें हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है। फिर जो डांस बार पे बम्बई की जो मेरी किताबें हैं उनमें से एक बार बंदी है। बार बंदी में हमने पूरा का पूरा वो सामाजिक ताना बाना और लड़कियां कैसे आती हैं, लड़कियां किस तरीके से इस दुनिया में इन्वॉल्व होती हैं, मैंने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया था, मैंने वो उसमें लिखा। बार बंदगी में हमने ये बताया कि ये लड़कियां आज भी इस धंधे में हैं। ठीक है, बार बंद हो चुके हैं महाराष्ट्र में जी। लेकिन बंद नहीं हुए हैं, वो आज भी चल रहे हैं। तो वो कैसे चल रहे हैं और ये लड़कियां कैसे उसमें इन्वॉल्व हैं, क्या आज भी वो अपनी सहमति से ये काम कर रही हैं, कैसी ये लड़कियां जो हैं विदेशों में जाती हैं, कम से कम दुनिया के 8 देशों में ये लड़कियां भेजी जाती हैं, और किस तरीके से ये पूरा का पूरा खेल चलता है। तो आपने जो बात कही ना कि ये जितना फेमस था उतना ही इनफेमस है। इनफेमस होने के पीछे बहुत सारी कहानियां, किस्से हैं, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं उसमें। सबसे बड़ी चीज ये है धन। ये लड़कियों का जिस्म नहीं बिकता है, इन लड़कियों की रूह बिकती है वहां। और इन लड़कियों की रूह से जो रक्त भरा हुआ धन आता है वो कैसे इन लोगों को सोने देता है रात में, मुझे नहीं मालूम। और जैसे बॉम्बे बार चिटके तो फटके में मैंने एक लड़की की कहानी लिखी है जो कि मलाड के आपके मालवनी। मालवनी इलाके की थी। और उसको यहाँ से जो है वो दुबई डांस करवाने के नाम पर लेकर के गए, और उस लड़की को वहां पर बुखार आ रखा था। तो भी उसको जो है दलाल और उसके साथ के लोग जो हैं उन्होंने जिद किया कि नहीं नहीं, सब लड़कियां पार्टी के लिए जा रही हैं, बाहर घूमने फिरने जा रही हैं, तुम भी चलो। वो लड़की गई तो दलाल लड़के ने क्या किया कि उसको उन लड़कियों के साथ में स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। बुखार में लड़की है, पूरे कपड़े पहनी हुई है, स्विमिंग पूल में धक्का देने से पानी से भीग गई। अब उसके पास कपड़े बदलने के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो तैयारी से गई नहीं थी, जी। बाकी लड़कियां गई थी। ये लड़की पूरा वक्त जो है वो भीगी हुई रही, लौट करके आई, बुखार उसके ऊपर इस कदर हावी हो गया, उसका इलाज हुआ, मर गई। जो लड़की जिंदा यहां से गई थी 3 महीने के लिए, वो लड़की 13 दिन में मुर्दा लौटी। और उसकी वापसी के लिए भी उसकी माँ को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। उसको जो लेकर के दलाल गए थे, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स गए थे, उन लोगों ने लगातार ये कोशिश की कि उस लड़की को हिंदुस्तान ना भेजना पड़े। उसकी माँ के पास जाएगी तो हो सकता है वो कंप्लेन कर दे, पुलिस में मामला चला जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और हम लोगों के लिए परेशानी आयत हो जाए। लेकिन वो लेडी जो है वो उसकी माँ जुटी रही, लगी रही। उनको एक दो सोशल एक्टिविस्ट ने मदद की, और उस लड़की का जिस्म जो है वो वापस आया यहाँ पर, उसका कफन दफन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। और जब मैं उनके घर में उनकी माँ से और बाकी सब लोगों से मिलने के लिए गया था, तो इतने साल होने के बावजूद वो माँ जो है इतनी गमगीन थी कि देखो मेरी बेटी की इन्होंने हत्या कर दी है, और अकारण मतलब ये काम हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह कि उस मामले में भारत पुलिस ने या मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं है। एक इंसान की मौत हो गई, चलते फिरते व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, और किसी और की बदमाशी और बदकारी की वजह से एक लड़की की जान चली गई। उनके लिए लड़कियां जो हैं वो कमोडिटी हैं, उनके लिए वो एटीएम सेंटर हैं। बस उनको ले जा करके स्टेज पे नचाओ और पैसा कमाओ। यही यही सब इस दुनिया में है। वैसे थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको। आपने जिक्र किया कि पैसा, ऑफ कोर्स जब ये शुरू हुआ, जब जब डांस बार्स सब चलन में आ गए, लोगों की तादाद बढ़ने लगी, डांसर्स की तादाद बढ़ने लगी, तो इतने बड़े लेवल पे पैसा, और इतने बड़े लेवल पर, क्योंकि ये अनएथिकल तो है ही, आई एम श्योर इलीगल भी रहा होगा कई कई और चीज़ों को लेकर। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए जो लोग होंगे, जो मे बी डांस बार के मालिक हो सकते हैं, या जो जैसा आपने जिक्र किया जो दलाल हो सकते हैं, तो ये भी तो काफ़ी पावरफुल रहे होंगे, या किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते होंगे, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। तो ये इन लोगों का क्या बैकग्राउंड था? ये क्या सीधे साधे लोग थे जो अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा दिया, या फिर ये भी क्रिमिनल ही कहे जाएंगे? शुरुआती दौर में बिजनेसमैन थे, होटलियर थे, रेस्टोरेंट ओनर्स थे। बाद में जो है जब उसमें पैसा दिखने लग गया, जब उसके अंदर लड़कियों की दुनिया शामिल हो गई, शरीक हो गई, तो फिर लस्ट जो है ना, लालच, वो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है क्रिमिनलिटी का। वो वहां पर भी घुसा, पावरफुल लोग घुसने लगे। एक पॉलिटिकल पार्टी है,
उसके चीफ के तो अपने खुद के 4 डांस बार्स थे बांद्रा इलाके में, और इसके अलावा कितने न जाने लोग हैं जिनके डांस बार्स खुले और उन लोगों ने या उनको पे कब्जा किया या उनमें पार्टनरशिप ली। मुंबई पुलिस का एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उसके तो तकरीबन 20 डांस बार्स जो हैं वो या तो सीधे ओन करता है या उसमें उसकी 50-60% की पार्टनरशिप है। ये तो बहुत हाईलाइट हुआ था मामला। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं या कई ऐसे लोग हैं, और ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं। एक पॉलिटिशियन तो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री तक बना जिसका डांस बार था। तो डांस बार की दुनिया जो है ना, अगर आप उसको खंगालने की कोशिश करेंगे तो इतने खराब चीजें बाहर निकल करके आएंगी कि इस समाज का कोई भी व्यक्ति जो है उससे बचा हुआ अछूता नहीं रह जाएगा। और मेरी दुनिया जो है अपराध की, जिसमें मैंने काम किया इतने सालों तक, जब मैं डांस बार्स में जाया करता था तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि यार ये लोग इतनी इजीली सरवाइव कैसे करते हैं। बाद में मैंने पाया कि हाई एंड माइटी तो उसका पार्ट थे ही थे, अंडरवर्ल्ड भी इसका पार्ट है। ठीक जी। है, वो उनसे पैसे लेता है, प्रोटेक्शन देता है, उनसे पैसे लेता है, अपना काम करवाता है, उनके पास में अपने लोगों को रखता है, उनको वहां पे हाइडिंग स्पेस अवेलेबल करवाता है। ऐसे बहुत सारे काम जो है वो आपसी सहमति से चलते थे या दबाव में हुआ करते थे, दोनों ही चीजें थी। अभी सपोज मैं एक अच्छा डांस बार ओनर हूं और मैं अपने डांस बार में लड़कियों से वेश्यावृत्ति भी नहीं कराता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, कुछ नहीं करवाता हूं, परंतु अगर पुलिस चाहेगी तो साबित कर देगी कि मैं कुछ ना तो कुछ नहीं। हाँ, मतलब पुलिस तो वो है ना जो सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाना जानती है। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एक चार्ज ही तो फाइल करना है आपके यहाँ पे आकर के कि भाई यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज ये चल डर रही है, हुआ करता था प्रोस्टिट्यूशन, उस ये वक्त। तब बहुत होता था। जी। और इन चीजों के अंडर प्रोटेक्ट जो है वो उन लोगों को फोर्सफुली जो है केस बना करके और वो सब करके और उन लोगों से हफ्ता वसूली होती थी। पुलिस भी ये काम करती थी, इनकम टैक्स के लोग भी करते थे, बीएमसी के भी लोग करते थे, और जितने डिपार्टमेंट हैं जिनसे कि वहां पर काम चलता है। उस जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ 112 लाइसेंस लगते थे एक डांस बार या एक होटल खोलने के लिए, रेस्टोरेंट खोलने के लिए, जिनकी संख्या अब घट करके कुछ 80-82 हुई है। आज भी कम नहीं है। जी। जो हमारे यहाँ पर कहा जाता है ना कि लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, वो आज भी कायम है, बस ये है कि वो संख्या थोड़ी सी कम ज्यादा हुई है। अरे भाई, आपको पुलिस से अगर परमिशन चाहिए तो वन विंडो वन परमिशन क्यों नहीं हो सकती? परफॉर्मेंस का लाइसेंस मैं पुलिस से अलग लूं, वहां की सेफ्टी सिक्योरिटी और उसके लिए मैं लाइसेंस अलग से लूं। FSSI। अरे पुलिस पुलिस के 5 लाइसेंस अलग अलग है। अच्छा, पुलिस के ही 5 लाइसेंस हैं। हाँ, शराब के लिए वहां पे एक अलग लाइसेंस लेने के लिए आपको अप्लाई करना है। तो मतलब ये तो कमाल की बेवकूफियां हैं। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट से ही 5 लाइसेंस लिए जाएंगे तो 5 बार हफ्ता देना पड़ेगा ना। तो डांस बार का मालिक क्या करेगा? ग्राहक की जेब काटेगा। अब ग्राहक की जेब काटनी है तो फिर वो लड़कियों को प्रोवोक करेगा कि जाओ तुम जो ग्राहक आ रहा है उसको काटो। डांस बार की दुनिया में जो है ग्राहक को ग्राहक नहीं कहा जाता है, धूर कहा जाता है। धूर। हाँ, ये यहाँ की लैंग्वेज का यहाँ की स्लैंग है, हाँ, धूर। स्लैंग है कि ये धूर है। धूर है। धूर का मतलब है बकरा। क्या, हाँ, आज तो ये बकरा फंस गया, साले को इसको काट लेना है। अच्छा, वो ताड़ लेते हैं कि किसकी जेब में माल है, किसकी जेब में नहीं है। अब मेरे जैसे लोग जो डांस बार में जाकर के बैठा करते थे, तो मालिकान जो होते हैं वो जानते हैं कि पत्रकार आदमी है, ये मतलब पैसे देने नहीं आया है, ये खबर सूंघने आया है, या इसकी मतलब कोई मीटिंग होगी। लड़कियां हैं जो यहाँ पे हमारे यहाँ पर खबरी हैं या जो भी कुछ हैं। अब कई लड़कियां मतलब मेरी बहुत अच्छी इन्फॉर्मर रहीं। डांस बार और कमाठीपुरा, पीला हाउस, इन सब जगहों पे बहुत लड़कियां जो हैं, उन लोगों ने मेरी जिंदगी को, मेरी जर्नलिज्म को शेप देने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन स्त्रियों को समर्पित करता हूं कि अगर ये नहीं होती तो शायद विवेक अग्रवाल नहीं होता।
लोगों को ये लग सकता है कि शायद मैं बहुत ही लालची किस्म का या मतलब एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि इन महिलाओं की, इन स्त्रियों की, जो लड़कियों की जो जिंदगी है, उनकी जो लाचारी है, उनकी जो बेचारगी है, उनकी सपनों की लाशों पर खड़े होकर के मैंने शायद अपनी जिंदगी बनाई है। लेकिन सच्चाई यही है कि वहां से जो खबरें निकलती हैं वैसी खबरें दुनिया में कहीं और से नहीं नहीं निकलती। निकलती। क्योंकि वो जो स्त्रियां हैं ना, वो दबी कुचली रूहें हैं, मरी हुई रूह है। और उनको जब कोई मरहम लगाने वाला व्यक्ति मिलता है ना, तो उनके साथ जो उनका रिश्ता बनता है वो सबसे पवित्र और बेहतर होता है। तो मैंने जब उनके साथ में वो रिश्ता बनाया, तो मैंने कभी भी उनको जिस्म नहीं माना। मैंने हमेशा उन लोगों को जो है एक पवित्र नजर से देखा और उनके साथ में रिश्ता बनाया। जरूरत पड़ी तो उन लोगों की मदद की। उन लोगों ने भी मुझे उसी नजरिए से देखा और मेरे साथ में एक रिश्ता कायम किया। तो वो लोग जो खबरें हमें दिया करती थी वो एक्सक्लूसिव सामने से आकर के मिलती थी। और जब उनको क्रॉस वेरीफाई करते थे तो बड़ी कमाल की चीजें निकल के आती थी। जैसे मीरा रोड में एक लड़की थी बिजली नाम की, वो मतलब कमाल की लड़की थी। जालंधर के पास के एक छोटे से जगह की लड़की थी। यही ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस करके पहले वो कमाठीपुरा जैसी जगह पे रेड लाइट में पहुंची, फिर वहां से वो डांस बार में आई थी। वो लड़की किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी, और कोई कितना ही बड़ा गुंडा डॉन आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो मेरे लिए दोस्त जैसी थी। मैं उसके ग्रीन रूम में जा सकता था। उसके मालिक को भी अगर ग्रीन रूम में आना है तो नॉक करके आना होगा, लेकिन मैं दरवाजा खोल के जा सकता था। एक ट्रस्ट लेवल था। बिल्कुल। तो वो लड़की जब खबर नवीसी करती थी मेरे लिए, वो उसने जो खबरें दी हैं अंडरवर्ल्ड के बारे में, पुलिस ऑफिसर्स के बारे में, और क्योंकि ये लड़कियां ही वो हैं जिनके सामने मर्द जो है ना, जिस्म से नहीं आत्मा तक से नंगा होता है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ में या अपनी प्रेमिका के साथ नहीं है। वो तो वहां पर गलत इरादे से गया हुआ व्यक्ति है ना। तो वहां पे जरा से लटके झटके में वो लोग ढेर हो जाते हैं, और वहां पे जो खबरें खोलते हैं वो, जो जबान खोलते हैं, वो हमारे लिए बड़ी खबरें बनती हैं। तो ये पूरी की पूरी दुनिया, ये पूरा का पूरा संसार जो है ना, ये बहुत विचित्र है। एक तरह से कहना चाहिए कि एक पैरेलल दुनिया है, पैरेलल इकोनॉमी है, और पूरा का पूरा एक सिस्टम है, और ये चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कभी बंद होगा। माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। ये अंडरवर्ल्ड आपने मेंशन किया, तो ऐसा माना जाता था या ऐसी स्टोरीज थी कि दुबई में दाऊद इब्राहिम का हाल तक में एक बड़ा डांस बार था जहाँ पर बड़े पावरफुल लोग जाया करते थे, और वो क्या वो अभी भी है या कभी था? दाऊद इब्राहिम का कभी भी कोई होटल पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। एक गलत परसेप्शन है, ये गलत बात फैलाई जाती है। दाऊद इब्राहिम की माँ जो थी, अमीना बी, उन्होंने दाऊद को एक तरह से कहना चाहिए कि कसम खिलाई हुई थी कि तुम जो है लड़कियों का और नशे का धंधा नहीं करोगे, जो मतलब मेरी जानकारी है उसके मुतालिक। और दाऊद को यह पता था कि यदि मैं होटल खोलता हूँ, 5 स्टार होटल भी क्यों ना खोलूं मैं, तो बिना नशा, बिना लड़की और बिना अवैध कामों के नहीं चल सकता। अवैध काम तो मैं करता हूँ, लेकिन ये दो काम मेरी माँ ने मना किया तो मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए कभी भी उसने कोई होटल, कोई बार नहीं खोला। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हमारे भारत के ही होटल ओनर्स हैं, नामचीन। नामचीन जी। बड़े बड़े, जिनके जुहू में होटल हैं, बॉम्बे एयरपोर्ट पे उनके होटल हैं, उनके अपने होटल्स वहां भी हैं, जिनके बारे में मैंने अपनी किताबों में बहुत खुल करके लिखा हुआ है, उनके बाकायदा नाम दिए हुए हैं। और ये चीज़ें कोई भी जाकर के रियल स्पेस में उनको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता है। उन लोगों के सबके वहां पे डांस बार्स हैं, या तो उनके अपने होटल में है या किसी और होटल में है। उनकी तो हिस्सेदारी है। उनकी हिस्सेदारी नहीं, वो खुद ओन करते ओनर हैं। है। वो अच्छा। ओन करते हैं वो। ओन ही करते हैं। और इन जगहों का इस्तेमाल जो है डी कंपनी के लोग किया करते थे। अच्छा, इसलिए वो नाम जुड़े वो और नाम जुड़ गया है। हम्म, अब मेरे पास में एक वीडियो दुबई के ही एक इसी तरह का डांस बार का है, जिस वीडियो में डी कंपनी के लोग चारों तरफ कमरे में पूरे उसमें बैठे हुए हैं, बार रूम में, और बीच में जो है लड़कियां नाच रही हैं, और सब शराब पी रहे हैं, मस्तियां चल रही हैं, ये सब वो सब है। उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए
लड़के और लड़की के बीच में, हालांकि कपड़े पहने हुए हैं वो, परंतु उस तरीके की भाव भंगिमाओं वाले डांस भी उसमें चलते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि वो वीडियो बहुत ही खराब क्वालिटी का है, क्योंकि उसमें जब टेप मुझे हासिल हुआ था उसमें फंगस लग गई थी, तो उसकी फंगस क्लीन करवा करके, और कुछ 1.5 घंटे के वीडियो में से मैं 8.5-9 मिनट ही कुछ रिट्राइव कर पाया, लेकिन मिला मुझे वो। जी। तो वो जो चीजें हैं जो दाऊद इब्राहिम के साथ में जोड़ी जाती है, वो दाऊद इब्राहिम का सीधे नहीं, बल्कि दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोग जो हैं, या तो वो चलाते हैं या दूसरे लोग चलाते हैं, इंडियन होटलियर्स चलाते हैं, और वहां पर इनके लोग जो हैं वो जाया करते थे। दाऊद इब्राहिम बहुत शुरुआती दौर में, जो मैंने आपको नाम लिया इसका सोनिया महल का, वहां पर जाया करता था, और वहां पर अमीरजादा, आलमजेब, समद खान, ये सारी पठान ग्रुप के लड़के भी जाया करते थे, जो और राइवल्स थे। हाँ, ये दोनों राइवल्स भी थे, और यही इनकी राइवलरी असल में सबसे ज्यादा परवान चढ़ी, और इसी जगह के कारण उन लोगों के बीच में दुश्मनी इस स्तर पे पहुंची कि उनके बीच खून खराबा शुरू हुआ। तो सही मायने में कहा जाए तो सोनिया महल वो जगह है जिसने कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला जो गिरोह युद्ध है, गैंग वॉर है, उसको शुरू किया। उसका ट्रिगर पॉइंट सोनिया महल रहा। इनका बार में क्या झगड़ा, ये आ रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, झगड़ा मतलब कैसे शुरू हुआ? एक चीज होती है ना, मूंछ की लड़ाई, अच्छा। है ना, अहंकार, अहंकार, हाँ। है ना, अहम का टकराव। जी। दाऊद इब्राहिम जो है वो उम्र में पठान ग्रुप के ये जो 3 लड़के थे इनसे छोटा। छोटा था, जी। लेकिन और उसका बड़ा भाई जो है साबिर, साबिर बहुत दुनियादार, बहुत शांत दिमाग का, बहुत ही मतलब ठहरा हुआ लड़का था, बड़ा था। दाऊद बहुत एग्रेसिव था, और किसी की भी जो है ना मुलाजमत करना या किसी की नीचे रह जाना, ये सब उसकी शान के खिलाफ था, और उसको रास नहीं आता था। मतलब चटमंगनी पट ब्याह वाला काम, खाली तूने मेरे साथ गड़बड़ की, मैं तुझे अभी ठोक दूंगा टाइप का, उसमें की फितरत का लड़का था वो। तो ये जब वहां पे आया जाया कर, पहले तो ये लोग दोस्ती हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब ये अहंकार और ये वो सब, अच्छा, ये कोंकणी मुस्लिम थे, वो पठान थे, तो पठान अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जानते हैं, है ना। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में यूं देखा जाए तो जाति धर्म वगैरह का कोई सिलसिला है नहीं, मतलब फिरकों का, इसका उसका, लेकिन आज वहाँ 72 फिरके हैं। हाँ। आज वहाँ पर सैयद जो हैं वो खुद को हमारे हिंदू समाज के ब्राह्मणों की तरह से मानते हैं कि हम सैयद हैं भाई, हम सबसे श्रेष्ठ मुस्लिम हैं। पठान जो हैं वो वॉरियर रेस जैसे अपने आप को क्षत्रियों की तरह से ट्रीट करते हैं, तो बाकी सबको वो लोग बोलते हैं अरे तुम क्या हो। ये लड़ाई भी समस्या थी। थी, ये लड़ाई थी। तो अब इन लोगों के बीच में ये जो युद्ध चला करता था, इनके बीच में जो पंगे हुआ करते थे, वो चीज धीरे 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 क्रॉप अप होती चली गई। अब कभी जैसे दाऊद उस वक्त पैसे बहुत कम कमाता था, कभी दिन में 500 रुपए कमा लिए, 200 रुपए कमा लिए, तो रात को उनके पास में उड़ाने के लिए उतना पैसा भी नहीं होता था। तो कभी पैसे नहीं उड़ा रहे हैं, तो उसको लेकर के ताने। आलमजेब वगैरह ने, किसी ने ताना कसी कर दी कि अरे जेब में पैसा होगा तो ना साला यहाँ पे आकर के वो करेगा, ये है वो है। ईगो हर्ट हो तो गया। ईगो हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया तो बेटा बाहर मिल बताता हूँ, वहां पे लड़ाई शुरू हुई। फिर वो तलवारबाजियां शुरू हो गई, उस चक्कर में जो है वो दिलीप अजीज का मर्डर हो गया। दिलीप अजीज का मर्डर के पीछे यही कारण है। नोट उड़ाना। हाँ, डांस वार की दुश्मनी ही दिलीप अजीज की मौत का कारण बनी, जी। और फिर उसके बेटों की भी हत्याएं हुई, हमीद की और उसकी। तो ये सारा का सारा जो पूरा खेल शुरू हुआ, ये सोनिया। यही सोनियावार से ही हुआ। तो दाऊद के साथ में ठीक है, आप अंडरवर्ल्ड की दुनिया के साथ में डांस बार को जोड़ सकते हैं, लेकिन दाऊद के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट दुबई में तो नहीं था। Prenatal yoga, diet, and emotional care for every mom to be. Type hi on WhatsApp and we'll guide you. लेकिन सर, एक दुनिया को जोड़ा जाता है थोड़ा दबी जबान में ही सही, कि बॉलीवुड का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है बार्स में। बल्कि कुछ एक्ट्रेसेस के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि वो कभी भूतकाल में या कभी कई सालों पहले वो डांसर रही थी, उसके बाद वो बॉलीवुड में आई। तो ये इनमें भी कुछ सच्चाई है या फिर कुछ कनेक्शन है या फिर नहीं? आपकी फिल्म इंडस्ट्री में की जो शुरुआत हुई है, वो तो शुरुआत ही तवायफों से हुई है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा क्लेम। बड़ी बात और क्लेम नहीं है, ये स्थापित सत्य और तथ्य है। आप बेगम अख्तर को देखिए या सुरैया को देखिए, ये सब कौन थे?
हमारे यहाँ की अपने वक्त की जो मशहूर अदाकारा थी नरगिस, उनकी माँ कौन थी? तवाइफी थी ना। तो उस वक्त जो है भले घरों की स्त्रियां छोड़िए, पुरुष भी नहीं आना चाहते थे, और जो आ जाते थे फिल्मों में 50-60 के दशक में, उन लोगों को समाज जो है बहुत गिरी हुई लोग मानते थे, उनको बहुत अपने आप से दूर रखते थे। आज की तरह नहीं है कि आज की तारीख में तो विलेन भी आपका हीरो होता है ना। आज आज का जो एंटी हीरो बन करके आपका हीरो आता है, उसको भी आप सर माथे पे चढ़ाते हैं। अरे साहब, उस समय प्राण की ऐसी स्थिति थी कि उनके कारण जो है, जब वो कहीं किसी दावत में, कहीं किसी शादी ब्याह में, कहीं रिश्तेदार के घर जाते थे, तो लोग जो हैं अपनी जवान बेटियों को सामने नहीं आने देते थे प्राण के। उनकी अदाकारी का ये जलवा था। लोग मतलब इतना डरा करते थे। तो उस वक्त में जो स्त्रियां होती थी, वो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे कोठों से ही, तवाइफों के घरानों से ही आई हैं। आपका जो मुंबई है, आपको पता है मुंबई में एक बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक का घराना भी है, जो लोगों को नहीं पता है, और उस घराने का नाम है भेंडी बाजार घराना। और वहाँ का तराना, वहाँ का टप्पा, वहाँ का जो और दूसरे फॉर्म्स हैं, अगर आप वो सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। वो मतलब बिल्कुल नेक टू नेक, मतलब दूसरे घरानों से बनारस घराना और उनके बराबरी का है। वहाँ की कितनी अच्छी अच्छी सिंगर्स हमारे यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं। तो वो मुस्लिम हुआ करती थी, हिंदू भी लड़कियां उसमें होती थी, ये सब लोग तवाइफे थी। तो वो और रिकॉग्निशन मिला उनको? क्यों नहीं मिला? आप सूर्या को क्या कम आंकते हैं? जी। मधुबाला को क्या आप मानते हैं? मधुबाला को तो कहा लेजेंड, जाता है ना कि वो बहुत ब्यूटीफुल, और पूर्व की मर्लिन मनरो कहते हैं ना उसको। तो क्यों कहा जाता है? आज इसीलिए भी, कहते आज हैं भी। आज भी उनके। भाई, मेरे चेहरे को देख करके आपको नहीं लगता है कि हम उनको किस तरीके से मतलब याद कर बिल्कुल, रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं जब छोटा था और उनकी फिल्में देखने जाता था, तो ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में भी जब हम उनके क्लोजअप्स देखते थे ना, तो हमें लगता था कि यार ये कितना इनोसेंट फेस है और कितनी खूबसूरत महिला है ये। आज की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस भी उनके सामने 5% नहीं है। बिल्कुल, उनकी अदाकारी छोड़ दीजिए, उनकी अदायगी के सामने नहीं है। मैं ठीक है भी ना। मानता हूँ। तो वो जो स्त्रियां थी, उनको क्या सम्मान नहीं मिला? खूब सम्मान मिला, खूब इज्जत मिली, खूब पैसा मिला। ठीक है ना। मतलब उस दौर में कई ऐसी थीं जिनको कि हीरोज के मुकाबले में ज्यादा पैसा मिलता था। अब मुझे उनका एक्ट्रेस क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस वक्त के हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े स्टार थे, भगवान दादा। आप देविका जी की बात कर रहे देविका जी, हाँ, देविका रानी। हैं? जी। तो भगवान दादा को उस समय में 450 रुपए बॉम्बे टॉकीज जो है वो महीना सैलरी देता था। जी। और हिंदुस्तान में, या मतलब मुंबई में, जो 5 ब्यूक कार्स थी, उनमें से एक भगवान दादा के पास थी। बिल्कुल, ये भी। ठीक है ना। लेकिन उनको उनसे ज्यादा पैसा देविका रानी को मिलता था। इज्जत नहीं मिली, मिली। और ये अपनी तई वो सारी चीजें चलती चली आई। बाद में जब 70, 80, 90 का दशक आया, तो बहुत अच्छे परिवारों की लड़कियां आने लग गईं, डिफेंस बैकग्राउंड की लड़कियां भी आने लगीं, और उन लोगों की जिंदगी जो है वो इसके साथ में पनी पलपी। लेकिन इसी के साथ ही साथ में बीच बीच में कुछ ऐसी लड़कियां भी आईं जो कि या तो डांस बार में काम किया करती थी, या वैश्यावृत्ति या कॉलगल कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। एक लड़की पिछले दिनों आई जो कि दीपा डांस बार में नाचा करती थी। उसकी एक फिल्म और एक गाना तो बड़ा सुपरहिट हुआ, और वो उसकी पहली फिल्म थी। और उस फिल्म ने उस लड़की को मतलब जो है फर्श से अर्श तक पहुंचाया, स्टार बना दिया। स्टार बना दिया। और वो सेक्स सीरियन बन करके उभरी, और उसने उसने हिंदुस्तान की जमा जो दिल हैं, उनकी धड़कनों पे राज किया कई सालों तक। मैं थोड़ा बहुत इशारा समझ गया हूँ, नाम नहीं लेंगे। तो ऐसा है। फिर दीपा बारकी ही एक लड़की थी जिसका नाम जो है वो मैच फिक्सिंग, क्रिकेट मैच फिक्सिंग वाला जो जी। सिलसिला हुआ था, उसमें सामने आया बॉलीवुड डांस बार और क्रिकेट सबका हाँ, कॉकटेल बना हुआ है। हाँ। तो वो तरन्नुम खान। तरन्नुम की जो कहानी है वो बड़ी सैड है। उसके पिताजी जो हैं वो उस वक्त में कमा नहीं पा रहे थे, उनकी कुछ हालात, माली हालात बहुत खराब थे।
तो उनकी जो माँ है उनको उनकी किसी सहेली ने कहा कि ये लड़की जो है वो ठीक ठाक लगती है, नाच वाच सकती है, तो तुमको मैं एक आदमी का वो बताती हूँ, उसको लेकर के जाओ डांस बार में, वहाँ पे वो नाचेगी वाचेगी तो तुम्हें पैसे वैसे मिलेंगे। तो ये लोग रहा करते थे कहीं मध्य मुंबई में, और वहां से वो लड़की को ले करके और बोरीवली के एक डांस बार में गई। उस डांस बार में जो है उसको लड़की को पहली दफा डांस करने के लिए वहां पर भेजा गया। तो अब वो चूंकि नाचना तो जानती नहीं थी, ठुमके लगाना जानती नहीं थी, अदाएं आती नहीं थी, क्योंकि एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली की बच्ची थी वो, घर में कभी भी इस तरह की कोई हरकतें और ये वो सब देखी हुई नहीं थी, तो उसको लोगों को रिझाना नहीं आता था। तो वहाँ की जो सीनियर एक दो बार डांसर्स थी, जी। उन्होंने उसको वो सारा चीज़ों में ट्रेंड किया, टेक्निक सिखाई। और वक्त के साथ में जब वो लड़की जवान हुई और फिर वो जो मामला तब तक आ चुका था चोली के पीछे क्या है वाला, तब लोगों तक ने तो एक्सेप्ट कर लिया हाँ, वो चीजें। और लड़की बड़ा कमाने लगी। और वक्त ऐसा आया कि एक दिन के अंदर उस लड़की के ऊपर 84 लाख रुपए तक उड़े हैं, 84-85 लाख रुपए एक दिन एक रात में उसके ऊपर उड़े हैं। और बाद में जो है उस लड़की ने वो गिरफ्तार भी हुई इस कांड में जी। और देन उसके बाद में जब वो छूट करके आई, इनकम टैक्स की रेड भी हुई, बहुत कुछ चीज़ें हुई, उसका बंगला आज अर्ली भी 2000 की बात है। हाँ जी। और उसके बाद में जो है उसने अपनी ही जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई, जो कि बहुत खराब फिल्म थी और चल नहीं पाई, लेकिन उसने एक कोशिश की कि वो भी एक अदाकारा बन करके सामने निकल करके आए। लेकिन लोगों को रिझा पाना, उनसे पैसे निचोड़ लेना, है ना, बकरे काट लेना, वो बड़ा अलग काम होता है। और अदाकारी कर पाना, कैमरे से दोस्ती कर पाना और अभिनय कर पाना एक अलग सिलसिला होता है। तो वो जो तरन्नुम है वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि कालांतर में काम करते करते जब उनके पास में पैसे नहीं बचे तो वो हाई प्राइस कॉल गर्ल्स में कन्वर्ट हो गई। एक ऐसी ही लड़की है जिसकी हत्या का मामला बड़े स्तर के ऊपर खड़ा हुआ और खूब उसको लेकर के बवाल कटा। और उस लड़की को जो है मामले में एक दो लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। हालांकि मेरी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो हत्या नहीं थी बल्कि आत्महत्या थी। ना, माफ कीजिए, वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी। जी। लेकिन उसको आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने के मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन वो असल में मर्डर था, क्योंकि उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे उसको भेजने वाला जो एजेंट था उसने उसका गला दबा के मारा था और उसी ने उसको हैंग किया था। ये चीज भी सामने आती है, लेकिन पुलिस ने कभी भी उस दिशा में इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। उस अदाकारा की मां ने जो एलिगेशंस लगाए बस उस एलिगेशंस के ऊपर जाकर के इन्वेस्टिगेशन की, उसी को लेकर के उन्होंने लोगों की गिरफ्तारियां कर ली और वो केस को उन्होंने रफा दफा कर दिया, खराब कर दिया। इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं थे ये जिनके बारे में, जिनके हत्या या जिनकी आत्महत्या के बारे में और ज्यादा रिसर्च किया जाए, माफ कीजिए, नहीं, बहुत इन्वेस्टिगेट किया जाए उनके नजर में। मैं उनका परसेप्शन ना ना ना, उनकी नजर की बात नहीं है। ये सारा खेल चलता है सत्ता का और धन का। यदि पुलिस के पास में ताकत पहुंच जाए कि भाई तुमको ये आगे नहीं करना है तो मामला खराब, हमारा नाम आ रहा है, या धन पहुंच जाए तो नहीं करना है। अच्छा, तीसरी एक चीज होती है लेथार्जी, माझा काय, है ना। अब माझा काय के दो तरीके हैं, एक होता है माझा काय और दूसरा होता है माझा काय। है ना, कि एक है कि भाई मुझे क्या करना है बे, और दूसरा होता है कि मुझे क्या मिल रहा है ना। अब अगर वो दोनों ही चीज नहीं हुई है या दोनों चीज है तो उसके बाद में पूरा केस खराब हो जाता है। ये केस भी उसी तरीके से खराब हुआ जो आत्महत्या और हत्या के बीच झूलता रहा। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि प्रोफेशन में टिकी नहीं रह पाई, लेकिन उनकी आदतें तो वही है ना। उनको महंगी कारें चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए। वो लोग एक बार ब्यूटी सैलून में चली जाती हैं तो उनके बिल 40-50 हज़ार 80 हज़ार बनते हैं। ये सारा पैसा आएगा कहाँ से? काम तो मिल नहीं रहा ना, वो कहीं रैंप पे दिखाई दे रही है, ना किसी फोटोशूट में दिख रही है, ना किसी एडवर्टाइजिंग में दिख रही है, ना कोई फिल्म करते हुए दिख रही है। तो वो पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा उनके जिस्म से आता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। और हमारे यहाँ पर एक बहुत बुरी चीज ये भी है कि फिल्म उद्योग या मॉडलिंग उद्योग जो है वो स्त्रियों के सपनों की कब्रगाह बना हुआ है, ये उनका कत्ल खाना बना हुआ है।
यहाँ पर जो है ये लड़कियां आती जरूर हैं कि हम बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे, लेकिन उनके सपने जिस तरह कुचल करके, उनके सपने मार करके, जिस तरीके से उनके जिस्म रौंद करके उनको जब ऊंचाइयों पे पहुंचाते हैं, तो वो एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है, बहुत ही अलग दुनिया बन करके सामने आती है। ये बहुत खराब तो है, लेकिन ठीक है, जो अपनी मर्जी से आता है, जो अपनी मर्जी से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, आप उसको तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, बाद में जब वो उस टॉप पोजीशन पे पहुंची हुई हैं और वहां से जब वो सडनली फिसल करके नीचे गिरती हैं धड़ाम से, और उनके सामने जो है वो रियल लाइफ से रियल लाइफ में आती हैं और वो सारी टूटते हैं उनके ख्वाब, तब उन्हें रियलिटी का, सच्चाई का अनुभव होता है। और तब उन्हें लगता है कि अब मेरे पास में पाने के लिए कुछ नहीं है, सारा मैं खो चुकी हूँ। फिर उसके बाद में वो नशे में जाती हैं, फिर उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन में जाती हैं, फिर उसके बाद में सारे गलत काम करना शुरू करती हैं। ऐसी एक लड़की है, आपको बताता हूँ, अर्चना शर्मा उर्फ मनीषा अग्रवाल उर्फ मीनाक्षी उर्फ चुन चुन। वो लड़की जो है बम्बई में फिल्म में हीरोइन बनने के लिए मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से आई थी, और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है वहाँ की, उसके सिक्योरिटी इंचार्ज की एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल की बेटी थी वो। और जब उसने यहाँ पे कदम रखा और यहाँ पर आकर उसने अपने फोटो सेशन करवाए, जा कर के तमाम जो है अपने फिल्म इंडस्ट्री के दफ्तरों में, जैसे उस वक्त स्ट्रगल किया करते थे, अपना एक प्रोफाइल लेकर के और सारे फोटो लेकर के और वहाँ पे जमा किया करते थे, हर आदमी ने उसके जिस्म को चाहा, उसके टैलेंट को नहीं चाहा। और आलम ये हुआ कि धीरे 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 जब उसे ये महसूस हुआ कि मेरे साथ में सिर्फ यही होने वाला है, मैं इसी काम भोग्या बन के आई हूं, तो उसके मन में एक रिवेंज लेने की, उसके मन में एक कड़वाहट सी पैदा हो गई। बाद में उस लड़की ने इसी दौर में उसके संबंध जो है वो डी कंपनी के कुछ लोगों से हो गए, और उसने बोरीवली में एक सिंधी बंदा है, उसने उसको अपना रखेल के रूप में रख लिया था। तो बोरीवली वेस्ट में जो आपका संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसके पास लेफ्ट से ऊपर जाते हैं, एक शांति नगर नाम की जगह है, शांतिवन। शांतिवन जी। वहां पर एक टावर में उस लड़की को उसने अपना 2 BHK फ्लैट दिया कि तुम यहाँ पे रहो। और जब उसका मन भर गया तो उसको एक दिन निकालने चला आया। वो लड़की बिफर गई, उसने अंडरवर्ल्ड के लोगों की सहायता से इस सिंधी को दबा करके फ्लैट पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद से वो अंडरवर्ल्ड में चली आई। फिर उसके बाद वो बबलू श्रीवास्तव से जुड़ी। बबलू श्रीवास्तव से जुड़ने के बाद में उसने देश में कम से कम नहीं करके भी 30 से 40 बड़े बड़े अपहरण कांड किए। इंदौर में एक तेल कारोबारी का अपहरण किया था उसने, 8.5 करोड़ रुपए की रैंसम जो है उन लोगों ने फिरौती वसूली की थी, जिसके अंदर अर्चना शर्मा जो है वो प्रमुख आरोपी थी, मुख्य आरोपी थी। बाद में अर्चना की गिरफ्तारी हुई, और मतलब काफी समय बाद हुई थी, और उसके बाद में वो बम्बई भी उसको लाए थे। तो वो ये भी, इस तरह की भी कई कहानियां हैं। बिल्कुल। सर, आपकी सारी बातों में कमाठीपुरा का नाम बार बार आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है डांस बार के लिए लड़कियां वहीं से आती थी, अंडरवर्ल्ड और पैसा, काले धंधे या जो भी कह लीजिए। तो कमाठीपुरा 80s 90 70s 80s 90s में क्या था और आज क्या कंडीशन है उसकी? देखिए, कमाठीपुरा 60 70 80 दशक की कहानी नहीं है। कमाठीपुरा और 40 के पहले की कहानी है जी। कमाठीपुरा जो है वो, उसका अपना एक बहुत वृहद इतिहास है। कमाठीपुरा कमाठीपुरा के नाम से नहीं बना था। कमाठीपुरा का जो इलाका है, चूंकि वहां पर कर्नाटक वगैरह से लेबर ला करके रखे गए थे, जिन लेबर्स को दक्षिण मुंबई का वो पूरा का पूरा इलाका डेवलप करने के लिए मजदूरों के रूप में ला के रखा गया था। तो वहां पर जो लेबर आया था उसको कामठी कहते थे। अच्छा। और उनके लिए जो 4 4 मंजिल की बिल्डिंगें रहने के लिए बनाई गई थी, वो जो इलाका था वो कालांतर में कमाठीपुरा कहलाने लगा। और चूंकि ये हुआ कि वहां पर लड़कियां जो हैं उनको ला करके बसाया गया, ताकि वो जो है आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, उनकी जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, और ये सारा काम अंग्रेजों ने किया था। वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो है अंग्रेजों ने खुद बसाई थी जानबूझ करके।
उसके दो कारण थे। एक तो ये कि जो उनके यहाँ से इंग्लैंड से या दिगर देशों से जो जहाज आया करते थे, उनके जहाजियों नाविकों को भी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो लोग तो 3-3, 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने समंदर में होकर के आया करते थे। तो यहाँ आने के बाद में शराब तो उनको अवेलेबल होती थी जहाजों पे, लेकिन लड़कियां नहीं मिलती थी। तो वो लोग यहाँ आने के बाद में लड़कियां कहाँ तलाशें, तो कमाठीपुरा जगह उनके लिए भी तैयार हुई, और ये जो है मजदूरों के लिए वो जगह बनी, और तब से वो डेवलप होती रही। और वो जो पर्टिकुलर एक गली है, उस गली को ही पूरा कमाठीपुरा मान लिया जाता है, लेकिन कमाठीपुरा वो पूरी गली नहीं है। वो सिर्फ एक गली में ही प्रोस्टिट्यूशन हुआ करता था, और वहां पर सही मायने में बहुत सारे मतलब वो ऐसे चकले बने वहां पे, अलग अलग देश के हिस्सों से आकर के लड़कियां जो है वो चकले की मालकिन भी बनी, जो पहले प्रोस्टिट्यूशन करती थी, बाद में उम्र होने के बाद में वो लोगों ने चकले मालिकन बन गई। उनमें कई नाम बड़े प्रसिद्ध रहे, और धीरे धीरे जो है वो डेवलप होता गया। लेकिन ये जरूर है कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी गर्म गोश्त की मंडी है, वो मुंबई नहीं है, कमाठीपुरा नहीं है। ये दूसरे तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे तो कलकत्ता की सोनागाछी है, उसके बाद में नंबर आता है कमाठीपुरा का। कमाठीपुरा में एक वक्त में करीब करीब 5-5.5 लाख लड़कियां जो हैं वो प्रोस्टिट्यूशन करती रही हैं, और बहुत बड़ा मतलब इलाका रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ प्रोस्टिट्यूशन या तन की तजारत होती रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये काम चलता रहा है, उसको देख करके जिन्होंने कभी उसको देखा नहीं है, उनके लिए उनके मन में बड़ी भावनाएं मतलब जो अलग हैं, और बहुत गलत तरीके से उस चीज़ को देखते हैं, ट्रीट करते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं जब वो कमाठीपुरा में जाया करता था, इन लड़कियों से मिलता था, तो मेरे मन में उनके प्रति एक अलग ही संवेदनशील बहुत ही नज़रिया मेरा होता था, और मैं उन लड़कियों के जिस्म से परे उनकी रूह तक पहुंचने और उसको टटोलने की कोशिश करता था। और यही कारण है कि वे लड़कियां जो हैं मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या न्यूज़ बनी, वो मेरे लिए न्यूज़ माइंड्स थी। तो उनके बीच में जो कहानियां आती हैं ना, वो समाज में आपको नहीं मिलेंगी। जैसा आपने डांस बार के डांसर्स के लिए बताया था। हाँ, बिल्कुल। वहां पे आपको अलग ही कहानियां मिलेंगी। अच्छा, डांस बार में काम करने वाली अमूमन जो लड़कियां हैं, जिनको कि आप कह सकते हैं कि करीब 80%, 75% लड़कियां जो हैं वो वेल टू डू होती हैं। यहाँ पर जो है 95% जो हैं वो गरीब ही रहती हैं कमाठीपुरा में। उसका कारण ये है कि कमाठीपुरा की जब वैश्या यानी मालकिन जब चकले की किसी लड़की को खरीदती है, तो सपोज उसने 80,000 में लड़की खरीदी, तो बोलती है कि तेरे ऊपर मैंने 80,000 खर्च किए हैं, तो 80,000 का ब्याज जो है महीने का इतना होगा, और उसके ऊपर मतलब जैसे वो 2% या 3% ब्याज लगाएगी। फिर उसके बाद कमरे में जहां पर उसको रखा जा रहा है, उस पलंग का चार्ज अलग से लेगी। फिर उसके बाद में उससे प्रोटेक्शन मनी अलग से लेगी। फिर उसके बाद में उससे खाने पीने का पैसा अलग लेगी। तो इस तरीके से करके वो एक अमाउंट तय कर देती है कि तू मुझे महीने में इतना कमा के देगी। और जिस लड़की का पैसा उतना कमा करके वो नहीं दे पाती है, तो सपोज जैसे उसके लिए तय किया कि तू 8,000 महीना कमा के देगी। अब इस महीने सपोज 5,000 की कमाई हुई, 3,000 खुट गया, तो वो 3,000 उसके 80,000 में जुड़ जाएगा, और ये ब्याज लगेगा। पैसा हाँ मल्टीप्लाई होता चला जाता है। और वो 80,000 जो है, जब वो मरती है तब तक पता चलता है कि ये 80 लाख हो गया है, या 8 लाख हो गया है, या 18 लाख हो गया। वो लोग कभी भी इस कुचक्र से बाहर आ ही नहीं पाते, वो लड़कियां। अच्छा, कई दफा ये होता है कि बहुत सारे कारण हैं। आप सवाल ये होता है कि ये लड़कियां भागती क्यों नहीं वहां से, जाती क्यों नहीं छोड़ करके। जो लड़कियां वो कोशिश करती हैं, उनको वापस पकड़ करके ले आते हैं, बहुत बुरा मारते पीटते हैं, मतलब उनके साथ में ग्रुप रेप होते हैं, उनके ही दलाल लोग करते हैं, ये सब हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर वो भागेंगी भी तो जाएंगी कहाँ। कौन हमारा एक्सेप्ट तो करेगा? अरे हमारा समाज ऐसा है यार, इतना ऑर्थोडॉक्स है। वो बोलते हैं कि ये लड़की खराब हो गई, ये उल्टा है, चरित्रहीन है। अरे भाई, किसी ने उसको अगवा करके ले जा करके बहला फुसला करके और वहां ले जाके बेच दिया। अब बेच दिया, और
को फोर्स मतलब फुली जो है वो वेश्यावृत्ति में उतारा, तो उस लड़की की क्या गलती है? ये इस समाज की खामी और गलती है ना, ये इस सिस्टम की गलती है। आप अपनी बच्चियों का प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, आप उसको लांछित करते हो और उस लड़की को चाहते हो कि वो मतलब अब जो है सदा के लिए वेश्या बन करके जिए। लड़की भी ये सोचती है कि अब मैं क्या मुंह लेकर के घर जाऊं, तो इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है। लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, मैं खुद एक एनजीओ के साथ में बहुत लंबे समय तक काम करता रहा हूं। 10 साल में हमने तो 1200 से ज्यादा जो है वो नाबालिग लड़कियां बाहर निकाली। और बहुत बड़े अभियान हम लोगों ने चलाए। 7 स्टेट में हमारी टीम काम किया करती थी। ऐसी सैकड़ों लड़कियों से मैं मिला हूं जिनकी जिंदगी में मैंने झांक करके देखा, और मुझे पता चला है कि इन लड़कियों को जिस तरीके से ला करके उनके साथ में हरकतें होती हैं, यदि मेरा बस चले तो मैं जो लोग इनको ला के बहला फुसला करके बेच के चले जाते हैं उनको सरेआम सड़क पर खड़े करके सिर्फ गोली मारूं। क्योंकि आप एक लड़की की हत्या नहीं कर रहे हैं, आप उस लड़की को हर मिनट हर पल एक नई मौत देते हैं। जब वो वेश्यावृत्ति में उतरती है, तो आपने किसी स्त्री की हत्या कर दी ना, तो भी वो डिग्निफाइड है। लेकिन जब वो वहां पर काम कर रही होती है किसी डांस बार में या किसी कोठे में, तो वो हर पल हर वक्त एक नई मौत मरती है। सर इतने एनजीओज हैं, सिस्टम है, पुलिस है, ह्यूमन राइट्स है, तो ये बंद क्यों नहीं करा देते? मतलब एक देखिए, क्वेश्चन है जैसे। इसलिए बंद नहीं हो सकता है कि ये दुनिया का पहला, ह्यूमन काइंड का, मानवता के इतिहास का ये पहला पेशा है। ये यही पहला पेशा है। पेशा है, पहला पेशा। इसके बाद दूसरे कोई पेशे शुरू हुए, समझा? सेक्स या वासना मानव के मन की कमजोरी नहीं है, वो आपके डीएनए में है। जी। आपका वो डीएनए कितना स्ट्रांग है, पावरफुल है, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि आप वासना से कितना वशीभूत हैं या कितनी आपके ऊपर कम है। कुछ लोग जो है उस वासना को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना जानते समझते हैं, वो सीख लेते हैं, समझ जाते हैं। इसीलिए लोग संत महात्मा फकीर बन जाते हैं, है ना, और आप उन्हें कबीर और रैदास कह लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो साइकोसेक्स किलर बन जाते हैं, स्त्रियों की हत्या करते हैं, या हत्या करने के बाद में स्त्री से सेक्स करने का सुख उन्हें मिला है, उनको ऐसा भास होता है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। तो ये जो सारी की सारी कहानियां, किस्से हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि जो मनगढ़ंत हैं, ये समाज का हिस्सा है। अब इनको बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मानव मन की कमजोरी है, उसकी समाज की जरूरत है। अच्छा, पुलिस और सिस्टम भी ये, मैं आपको जैसे बताता हूं, अमेरिका ने शराब और प्रोस्टिट्यूशन दोनों पे बैन लगाया था, और उस बैन का नतीजा ये निकला कि वहीं से माफिया की उत्पत्ति हुई। अगर वो बैन नहीं लगा होता तो इटली के जो क्रांतिकारियों का जो संगठन था, जो लोगों ने इटली में फ्रांसीसियों को मार के भगाया, उस पे नियंत्रण किया इटली पे, और उसके बाद में वहां के वो लोग लोकतांत्रिक राष्ट्र के प्रमुख सर्वे सर्वा बने। बाद में वो लोग इतने करप्ट हुए कि एक क्रांति हुई, जनक्रांति। उस जनक्रांति में वो भगाए, वो भाग करके सारे के सारे कहाँ गए? शिकागो। और वहां पर उन्होंने सिसिलियन माफिया की उत्पत्ति की। और ये जो माफिया शब्द आया है ना, ये माफिया शब्द था नहीं, माफिया एक एब्रिविएशन है ना। मोर्ते आलिया, अनालिया, इतालिया, फ्रांसीसिया जो है वो उस पूरे एक वाक्य का छोटा शब्द है, उससे बना हुआ, MAFIA। तो वो जो है उसका अर्थ होता है कि फ्रांसीसियों का रक्त ही इटालियंस की पुकार है, उनकी मांग है। ये क्रांतिकारियों का नारा था, जो बाद में एक, और माफिया शब्द आज भी इटली में अंडरवर्ल्ड के लिए नहीं है, वो आज भी वहां पर जो है वो ब्रेवरी के लिए है, बाहुबली के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे देश में है, हम कहते थे ना कि बाहुबली, महाबली, परम वीर, ये वो। तो वैसे ही वहां पर अगर कभी आपने कोई खास काम ऐसा कर दिया, पराक्रम का काम कर दिया, तो बोलेंगे माफियासो। मतलब उनके लिए वो ब्रेवरी का, शाबाशी है। शाबाशी वाली चीज है, ब्रेवरी का द्योतक है। तो वैसी ही चीज यहाँ पर भी। अब वहां पर जो ये प्रोस्टिट्यूशन जो है, उसके चक्कर में उन पूरी इतना बड़ा माफिया क्रिएट हो गया। कैसे सर,
थोड़ा सा। क्योंकि लड़कियों को कोठों में ले जा करके वो लोगों ने धंधा करवाना शुरू किया फोर्सफुली, ये करके उनकी मजबूरियों का फायदा उठा करके। और वो लड़कियां जो हैं वो उनके डेंस बन गए, बड़े बड़े प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स तैयार हो गए। और वहां पर जो है अमेरिका में पूरा ये धंधा शुरू हो गया। जब लोगों को किसी चीज से रोका जाता है, खासतौर से शराब नशे से या किसी वेश्यावृत्ति से, मतलब जिस्मानी सुख हासिल करने से, तो फिर वहां पर जब बैन लगेगा तो उसका माफिया अपने आप खड़ा होगा। वो गुस्सा कहीं, वो गुस्से की बात नहीं है। अग्रेशन निकलेगा कहीं। ना ना ना, एग्रेशन नहीं है ना भाई। क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, उसको तो पैसे कमाने से मतलब है। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र में जितनी शराब नहीं बिकती उससे ज्यादा शराब तो गुजरात में मिलती है और बिकती है। जी। आज चलिए मेरे साथ, मैं तो वहां के प्रोबिशन पुलिस स्टेशन से आपको शराब दिलवा दूंगा। तो बिहार में जब वो नशाबंदी हुई, क्या आलम है आज वहां? बिहार में कोई शराबबंदी है? मूर्खतापूर्ण बात है। पूरा का पूरा एक माफिया खड़ा हो गया है वहां पर। जहां उसको बैन लगेगा वहां जहां बैन होगा वहां पे वेश्यावृत्ति, माफ कीजिए, वहां पे माफिया खड़ा होगा। खड़ा होगा। तो इसी तरीके से ये भी चीज है। इसलिए बंद नहीं किया करवाया जाता है कि अगर ये पूरी तरीके से बैन कर दिया तो दो चीजें होंगी। एक तो ये जो अंडरवर्ल्ड है या माफिया है वो एक पैरेलल पूरा का पूरा एक खड़ा हो जाएगा, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। दूसरा ये है कि सख्ती हो गई और पूरी तरीके से ये बंद हो गया, तो जो लोग आज जाकर के अपना जिस्मानी सुख इन स्त्रियों के पास में 10, 20, 50, 100, 200 रुपए में हासिल कर लेते हैं, वो रास्ते पे चलते हुए हर सभ्य घराने की लड़की बच्ची महिला को उठा कर ले जा करके बलात्कार करेंगे। इसलिए भी इस तरफ से हमारा जो समाज है, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो सरकारें हैं, वो आंख मूंद करके रखती है। इसीलिए कई देशों में तो बाकायदा प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज्ड बिजनेस की तरह से मतलब लिया जाता है, जी। उसको प्रोफेशन की तरह लिया जाता है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है, उनको बाकायदा कार्ड दिए जाते हैं। आपको जैसे एक छोटी सी चीज थोड़ा डाइवर्ट करते हुए लेकिन प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया है इसके साथ में जोड़ते हुए बताता हूं कि येलो जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। येलो जर्नलिज्म जो है वो ब्लैकमेलिंग करने वाली जर्नलिज्म जो है उसका द्योतक नहीं है। इसकी शुरुआत जो है जब कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच, तो जो अमेरिकन जर्नलिस्ट थे वो रशिया की जो प्रोस्टिट्यूट्स थी उनको जो है एक हेल्थ कार्ड मिला करता था येलो कलर का। तो वो इस लड़कियों के पास में जाते थे क्योंकि उनके पास में जो है तमाम डिफेंस के लोग आया करते थे और उनके साथ जब वो सेक्स करते थे तो उस समय में बहुत सारी बातें अपनी राज की बता जाया करते थे। तो ये जो पत्रकार हैं उनसे खबरें पैसे दे करके खरीदा करते थे और इस चीज को पैसे दे करके प्रोस्टिट्यूट से या किसी से भी खबरें लेना, उसका जो वो है बुरा माना जाता है पत्रकारिता में। तो उस वक्त जो है येलो कार्ड होल्डर लड़कियों से, वेश्याओं से जो खबरें ली जाती थी पैसे दे करके, उसके लिए इस शब्द की उत्पत्ति हुई येलो जर्नलिज्म। माफ कीजिएगा। Prenatal yoga, diet, and emotional care for every mom to be. Type hi on WhatsApp and we'll guide you. वो मैं समझ गया कि हम लोग जितने पन्ने पलटेंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। इनकी एक, इस बिजनेस की, इस प्रोफेशन की एक उम्र होती है, क्योंकि एक मैं जितना एक साधारण एक लेमैन के हिसाब से मैं सोचूं कि एक उम्र तक ही ये बिजनेस किया जा सकता है, उसके बाद इनका क्या होता है और क्या इनकम होती है इनकी जब ये काम कर रही होती है? तो देखिए, जो एवरेज शक्ल सूरत रंग रूप और कद की लड़कियां होती हैं वो अगर एक सिटिंग जो सिंगल सिटिंग होती है उसके लिए 10 रुपए से 50 रुपए होता है। और अच्छी शक्ल सूरत की लड़कियां होती हैं 50 से 100 रुपए तक ले पाती हैं। और मतलब ये प्रोस्टिट्यूशन डेंस की बात कर रहा हूँ, कमाटीपुरा जैसी जगह की। तो वहाँ पर ये चीज़ की मतलब आज के वक्त के रेट्स हैं। जी। पहले तो जो है वो 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए ऐसे हुआ करते थे।
वरदराजन मुदलियार ने तो अपने ज़माने में जो कमाटीपुरा में साउथ इंडियन लेबर जा कर के और पैसे खर्च करते थे, उस वक्त 10 रुपये उनको मजदूरी मिलती थी, 8 रुपये मजदूरी मिलती थी, 5 रुपये तो वहाँ लड़कियों को ही दे आते थे। तो उसने ये किया कि उनके पैसे बचें और घर में खाना आए और बच्चों को पैसे मिलें, परिवार को पैसे मिलें, इसलिए उसने धारावी में ही पूरा का पूरा एक प्रोस्टिट्यूशन सिस्टम खड़ा कर दिया था और साउथ की ही लड़कियों को ला करके वहां रखवाया था और उनसे ये तय कर दिया था कि तुम 2 ही रुपए चार्ज करोगी। तो मतलब एक तरह से वो बुराई में भी अच्छा ही निकल करके आती है, दिखती है, बड़ा अजीब वेल सा ऑयल मतलब। मशीनरी है हाँ, ये। वो सिस्टम इस तरीके का डेवलप हुआ था। तो और जो कॉल गर्ल्स होती हैं, ये सब होती हैं, आज की तारीख में कॉल गर्ल्स आपको 5,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए पर नाइट वाली मिलेंगी। फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग की दुनिया में जो काम करने वाली लड़कियां हैं, वो लोग आपको 1-2 लाख रुपए से लेकर के और 30-40 लाख रुपए पर नाइट तक लेती हुई मिलेंगी। ये है कि जब उम्र ढल जाती है और उनके पास में स्वयं का जिस्म बेचने का कोई जरिया या उनके शैदाई नहीं बचे रह जाते हैं, क्योंकि लोग तो ताज़ा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि गर्म गोश्त मांगते हैं, ठंडा गोश्त किसको पसंद है, वह उस तरह की बात होती है। तो वो नई लड़कियां का चाव रहता है उन्हें। तो ये लड़कियां जो हैं कालांतर में या तो जो पैसा कमा चुकी होती हैं वो अपना कुछ छोटे मोटे काम धंधे शुरू कर देती हैं, कोई जो है वो बुटीक खोल लेती है, कोई कुछ और काम शुरू कर देती है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादियां वादियां करके भी सेटल हो जाती हैं, कुछ अपना इत्मीनान से अपना पैसा जो कमाया है उसकी कमाई खाती रहती हैं। कुछ लोगों ने, लड़कियों ने ये खरीद लिए हैं दुकानें, मकान, ये सब तो उनके किराया आ रहे हैं। कुछ जो हैं वो खुद कॉलगल रैकेट रिंग चलाने लगती हैं या डेंस की जो है चकलों की मदाम बन जाती हैं। तो वो फिर लड़कियों को ला करके और उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाने लगती हैं। एक हमारे यहाँ की मुंबई की ही फिल्म इंडस्ट्री की महिला है जो छोटे मोटे साइड रोल्स किया करती थी, आज की तारीख में वो बम्बई की जो फिल्म स्टार्स हैं, लड़कियां हैं, मतलब स्टार्स तो नहीं कहना चाहूँगा लेकिन स्ट्रगलिंग लड़कियां हैं या एक छोटे स्तर तक का पहुंची हैं, साइड एक्ट्रेसेस हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट जो वो चला रही है। और बहुत ही झगड़ालू किस्म की और बहुत ही अजीब किस्म की सी महिला है, लेकिन सबको सब पता है, परंतु कोई उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता, वो सारा चल ही रहा है। सर ये प्रोस्टिट्यूशन में अब जाकर थोड़ा मेल प्रोस्टिट्यूट्स का भी जिक्र आने लगा है, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स आए, कुछ फिल्में आई, कुछ बातें निकली। तो ये जो मेल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इनका क्या रोल है, या ये कैसे इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, या क्या ये भी समाज की ज़रूरत है, या ये भी रन कर रहे हैं? इनकी क्या कहानी है? मेल प्रोस्टिट्यूशन या जिसको कि जिगेलो हम कह सकते हैं या पुरुष वेश्याएं कह सकते हैं, उनका जो सिलसिला है वो कोई आज का नहीं है। मतलब आप ये अगर भी 10-20-30 साल पीछे तक भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है, ये आपको 5,000 साल पहले भी मिलेगा। जी, आपको महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्रम में भी इसका जिक्र जिक्र मिलेगा, है। अच्छा। रतिशास्त्र में भी आपको इसका जिक्र मिलेगा। जी। और ये दोनों भारत के कहना चाहिए कि कामुकता से संबंधित जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छे ग्रंथ अगर कोई दो माने जाएंगे पूरे विश्व में सबसे प्रामाणिक, तो वो कामसूत्रम और रतिशास्त्र हैं। जी। कामसूत्रम जो है पुरुषों के लिए है, रतिशास्त्र जो है वो स्त्रियों के लिए है। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका भी जिक्र आता हुआ दिखाई देगा, पुरुष वैश्याओं का। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर पुरुष वेश्यावृत्ति जो है वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही है, क्योंकि स्त्रियों के लिए हमारे यहाँ पर जो है ना सेक्स वो बहुत ही वर्जना का विषय माना जाता रहा है और उसको टैबू मानते हैं। और ये माना जाता है कि स्त्री जो है वो सिर्फ भोग्या है, उसको भोग का अधिकार नहीं है। लेकिन ये जो है पश्चिमी संस्कृति के साथ मेल मिलाप होने से और वो सब चीज़ों से अब जो परिवर्तन आया है, हमारे यहाँ पे जो चीज़ें बढ़ी हैं, पनपी हैं, चेंजेस आए हैं, तो उससे वो चीज़ें और खुल करके सामने आई हैं। मुंबई में तो कई ठिकाने ऐसे रहे हैं जहां पहले खुलेआम जिगलो साहब को मिला करते थे। ताज होटल के पीछे एक रेस्टोरेंट था,
उस रेस्टोरेंट में कभी भी आप जाएं तो आपको 10 20 30 लड़के बच्चे जो हैं बड़े खूबसूरत से और ऐसे 3 4 बटन खुले हुए जो अपना जिस्म की नुमाइश करते हुए टाइट ऐसे शर्ट या टी शर्ट की बाहों वाले, और मोस्टली मतलब उनके पैंट भी जो होती थी वो थोड़ी सी टाइट होती थी ताकि वो उनकी जो बॉडी है बनावट दिखे, वो, हाँ, शरीर की बनावट वो दिखे। दिखाई दे। और उनके सबके हाथों पे जो है एक लाल रंग का रुमाल बंधा होता था, तो आप समझ सकते थे कि ये जिगेलो है एंड ही इज अवेलेबल। तो महिलाएं आती थीं, उनके साथ बैठती थीं, चाय कॉफ़ी पीती थीं और उनसे बात करती थीं, जिससे सौदा तय हो जाए उसको अपने साथ ले जाती थीं। और कोलाबा क्षेत्र और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन के लिए ओपन अड्डे हैं वो। तो वहाँ पे पर आवर और पर नाइट के हिसाब से कमरे मिला करते हैं। इस तरह के जो होटल्स होते हैं उनको मुंबई में या महाराष्ट्र में चद्दर बदल होटल बोलते हैं। तो इन चद्दर बदल होटलों की बड़ी महिमा है, वो एक अलग ही पूरी लाइन है, कहानी है। ये टर्म कई बार सुना गया है। जी। तो वहां पर ये लड़के जो हैं उनको ले करके जाते थे। मैंने एक न्यूज़ स्टोरी की थी एक अपने चैनल के लिए ही, तो जिसमें हमने एक लेडी जो कि एक बहुत ही अमीर यंग एंटरप्रेन्योर की बीवी थी, हमने उसका भी इंटरव्यू किया था। और उसने कहा था कि मेरा पति साल के 8 से 10 महीने विदेशों में रहता है और मेरे से शादी हुए 3 4 साल हुए। अब मेरे साथ में उसने जिस्मानी सुख हासिल कर लिया है, तो क्या अब वो बिना स्त्री के जी सकता है? 8 8 10 10 महीने नहीं जी सकता। और जब वो लौट करके मुंबई आता है तब भी उसको मुझ में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता। अच्छा, कई बार हो जाता है कि हम कई सप्ताह तक आपस में बिस्तर पर साथ नहीं होते, हम बिस्तर नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? तो मैंने कहा जवाब आप ही देंगी। तो उसने बताया कि भाई वो वहां जा करके और अपनी जिस्मानी जरूरतें लड़कियों से पूरी कर लेता है, मेरी जरूरतों का क्या? तो मैं यहाँ पर जिगलोस यूज करती हूँ, इसमें क्या गलत है? शादी सिर्फ आपको घर के काम करने के लिए नौकरानी के रूप में लड़की थोड़ी नहीं दी गई है, उसकी भी अपनी जरूरतें हैं, आपको वो सारी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। उस महिला ने हमें वो नया आयाम पेश किया है, स्त्री की देह का, स्त्री की मानसिकता का, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी का एक नया आयाम उस महिला ने हमारे सामने पेश किया। हमने वो दिखाया इंटरव्यू, और मतलब वो पूरी हम लोगों ने 3 या 5 पार्ट में वो स्टोरी चलाई थी, 5 5 मिनट या 8 8 मिनट के कैप्सूल से बना करके। और वो बड़ी मतलब उस वक्त की बोल्ड खबर मानी गई थी, एक अच्छी खबर मानी गई थी। उसमें हमने कुछ जिगेलोस को भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने अपनी आप बीती हमें काफी सारी सुनाई थी। तो ये जिगेलोस का संसार बहुत बड़ा है। बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि अंधेरी का जो जीआरपी है उसने एक लड़के को अरेस्ट किया था जो कि एक बहुत बड़ी आपके मोबाइल कंपनी का एग्जीक्यूटिव था। वो लड़का एज जिगेलो ऑपरेट करता था, तो उसको बेचारे को जो सैलरी मिला करती थी उसको लगता था कि उसके लिए नाकाफी है। तो उसने क्या किया था कि जो महिलाओं का फर्स्ट क्लास का डब्बा था उसमें स्टिकर्स चिपकवाए थे, और उसमें स्टिकर्स में लिखा हुआ था इफ यू वांट स्टील बॉडी कॉल, और नीचे एक नंबर दिया हुआ था मोबाइल का। तो जब उस नंबर पे कॉल करती थी महिलाएं, तो वो उनको अंधेरी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही बुला करके मीटिंग करता था, और जिन लड़कियों से, महिलाओं से उसके डील फिक्स हो जाती थी उनको लेकर के उनके घर, होटल या जहां भी जाना होता था वहां जाता था। तो उसके बारे में कुछ लोगों ने पुलिस को बताया, तो जीआरपी के जो वहाँ के सीनियर पीआई थे, यानी कि थाने के प्रभारी थे जी। उन्होंने अपने यहाँ की एक यंग सब इंस्पेक्टर को एज कस्टमर उसको फोन करवा करके बुलाया, और उनके बीच में बातचीत हुई, सौदा तय हुआ और उसको अरेस्ट किया। अब मुसीबत हमारे समाज की और कानून की एक बड़ी अलग है। महिलाओं के प्रोस्टिट्यूशन पे तो कानून है, पुरुष प्रोस्टिट्यूशन पे कानून ही नहीं है। कानून नहीं है। नहीं है। आप उसको प्रोसिक्यूट कैसे करोगे? अच्छा। कांट डू एनीथिंग। तो उन्होंने उसको रेलवे प्रॉपर्टी डिफेस करने, वो स्टिकर लगाने के आरोप में अंडर रेलवे एक्ट जो है वो चार्ज किया, और उसको सिर्फ 500 800 रुपए की वो लगी जुर्माना, और वो भाई घर चला गया टेबल जमा वो करके। अब वो दोबारा स्टिकर लगाएंगे?
स्टिकर लगाए नहीं लगाए वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये इस तरह की चीज हुई थी। हाँ, तो ऐसी भी किस्से कहानियां जिगेलोस की दुनिया के है। ये भी रियलिटी है। हाँ, ये भी सच्चाई है। अब जो है वो जिगेलोस के लिए इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं बची है कि जैसे बैंड्रा में होता था, जब आप बैंड स्टैंड जाते हैं स्टेशन से तो वहाँ पर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में वो लड़के बैठते थे, तो वहाँ पे दो उनकी पहचान थी। एक तो उनके गले में क्रॉस होता था, जो अच्छा। क्रिश्चियन कम्युनिटी वो क्रॉस पहनती है, जी। तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का क्रॉस वो सारे लड़के पहनते थे, या सफेद रंग का रुमाल या बैंड वो पहना करते थे, तो उससे डिटरमाइन होता था कि ये जिगेलोज है। अब तो सारा खेल जो है वो सोशल मीडिया पे खुले तौर पे चल रहा है। आप तो टेलीग्राम पे जाइए, जिगेलोस सर्च कीजिए, बॉयज इन बॉम्बे, बॉयज इन दिल्ली, गर्ल्स इन दिल्ली, गर्ल्स इन बॉम्बे, ऐसा कुछ भी सर्च कीजिए, आपको उनके सब वो मिल जाते हैं। डील शुरू हो जाती है, लड़कियों के फोटो आने लगते हैं, लड़कों के फोटो आ जाते हैं, सब अवेलेबल है आज तो उसमें। तो अब वो अड्डेबाजी बंद हो गई है, अब सोशल मीडिया उनके अड्डे, डिजिटल हो गया है सब। सब डिजिटल हो गया। एक चीज़ और है जो अपने डांस बार पे हमने बात की या बाकी चीज़ों पर, यूपी, बिहार, राजस्थान में भी या नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, ऑर्केस्ट्रा बहुत पॉपुलर है। और एक आपकी किताब भी है, पिंजरा नाच, जितना मैंने उसका सिनॉप्सिस पढ़ा ये उन्हीं पर बेस्ड है। तो पहले तो पिंजरा नाच के बारे में बताइएगा डेफिनेटली, लेकिन ये जो ऑर्केस्ट्रा डांसर्स हैं, क्योंकि ना ये बार डांसर हैं और ना ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं जितना मैं जानता हूँ प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में, तो इनकी क्या रियलिटी है? इनके साथ भी वैसा ही होता है कि इनको भी बेला फुसला कर लाया जाता है? बिल्कुल होता है, हर तरह से वहाँ पर लड़कियाँ आती हैं, जैसे डांस बार में आती हैं, कुछ स्वेच्छा से आती हैं, कुछ पारिवारिक परंपरागत तौर पे वहाँ पे काम करती हैं, जैसे बेड़िया या दूसरे कम्युनिटी की लड़कियाँ हैं। तीसरा जो है उनको बहला फुसला करके लाया जाता है, मजबूरियों के कारण लड़कियां आती हैं। जैसे मेरे उसमें मैंने लड़कियों की कहानियां बताई हैं, उसमें से एक लड़की थी, उसके पिता का जो है वो ऑपरेशन होना था, और दलाल जो है वहाँ पे इस तरह की लड़कियों की तलाश में घूमते ही रहते हैं। जब उसको पता चला कि इस लड़की के पास में पैसे नहीं है और इसको वो किया जा सकता है, ज़रूरतमंद है, तो उसको ले जा करके ऑर्केस्ट्रा मालिक से मिलाया। ऑर्केस्ट्रा मालिक औरत थी, उसने उस लड़की को पैसे दिए और उससे बॉन्ड भरवा लिया, और उसके घर जो है बाप का नाम का वो उससे लड़की से लिखवा लिया कि अगर वो नहीं दिया तो हम घर तेरा कब्जा कर लेंगे। अब ये लड़की जो है वो उसमें प्रोस्टिट्यूशन रिंग में और इसमें डांस बार, माफ़ कीजिए, ऑर्केस्ट्रा डांसर के रूप में फंस गई। बाद में एक हालत ऐसी बनी कि वो लड़की तो पैसे चुका नहीं सकी, उसको उस पैसे बढ़ते चले गए, और बाद में उसको अपनी छोटी बहन को भी धंधे में लाना पड़ा, वो भी इस में आ गई। ये सब कहानियां मैंने जो है वो पिंजरा नाच में बताई है। पिंजरा नाच असल में कहानी, उस किताब का नाम रखने के पीछे एक वजह ये थी कि पहले ये लड़कियां जो हैं जो ऑर्केस्ट्रा में नाचा करती थी, ये ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं कहलाती थी, ये पहले नाचा पार्टी कहलाती थी, और नाचा पार्टी के भी पहले पतुरिया नाच कहलाता था। तो पतुरिया नाच जो होता था वो वही है जो कि तवाइफों का नाच होता है, ठीक है। तवाइफें जो हैं वो हमारे समाज की बहुत पुरानी परंपरा रही है। वैसे ही उत्तर भारत में नाच, ये जो पतुरिया नाच है या नौटंकी है, वो हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। जैसे वहाँ पे लौंडा नाच भी एक परंपरा रही है। तो वो जो लड़कियां थीं वो वहां पे नाचा करती थीं मंच के ऊपर। मंच पहले हुआ नहीं करते थे, जमीन पे ही लड़कियां नाचती थीं, और वहां पे सारा का सारा वो चला करता था। फिर उनमें से जिन लड़कियों को कोई पसंद करता था उनके साथ, या वहाँ के जो सेठ साहूकार होते थे, दबंग लोग होते थे, वो लड़कियों का भोग करते थे। बाद में ये चीज़ नाचा पार्टी में कन्वर्ट हुई, ढोल ताशे ये वो सब थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का हो गया। फिर बाद में ऑर्केस्ट्रा आ गए। अब जो है ऑर्केस्ट्रा भी खत्म हो गए हैं, अब वो डीजे पे आ गए हैं। एक लड़का होता है बस वो, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा है। हाँ, तो हाँ, अब ऑर्केस्ट्रा बंद हो गए, क्योंकि 5 पीस हो, 8 पीस हो, 10 पीस हो, उसके लिए खर्चा उतना होता है। अब तो क्या है, एक आप छोटा सा सिस्टम लेकर के गए, एक लैपटॉप लेकर के गए, डूचू डूचू करके बजा दिया, हो गया आपका काम, ठीक है। तो ये एक अलग चीज है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो अब ऑर्केस्ट्रा बार नहीं है, वो ऑर्केस्ट्रा डांस नहीं है, अब ये एक तरह से डीजे डांस हो गया है। और ये जो लड़कियां हैं ये हर जगह से इस तरीके से आती हैं और इनका इस्तेमाल उसमें होता रहता है, चलता रहता है। तो ये पिंजरा नाच जो है वो इसलिए एक तरह से वो हो गया है
सिग्निफिकेंट इसलिए है जी। क्योंकि लड़कियां जो हैं उनको बहुत उठा करके ले जाना और उनके साथ में रेप करना, उनके साथ सामूहिक बलात्कार होना, या उनको नाच के समय नशे में धुत लोग जो हैं या नाराजी में या उनके साथ न नाचने पर लड़कियों को गोली मार देना, ये सब बहुत कॉमन है वहां पर। तो और वहां पर एक चीज और भी होती थी कि जब कोई खुशी का मौका हो, बारात जानी है, या कोई 100 साल का 90 साल का होकर के मर गया, तो उस समय भी अंतिम संस्कार के साथ में भी लड़कियां जो हैं वो नाचती थीं। तो पहले तो जमीन पे ही नाचते हुए जाती थीं, बाद में ये हो गया कि जमीन पे थोड़ा सा मतलब वो परेशानी आने लग गई, तो उनके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक ट्रॉली का इस्तेमाल होने लग गया, उसमें नाचने लग गई। उनमें से भी लड़कियों को उठा करके ले जाने और रेप करने और मारने की घटनाएं शुरू हो गई। तो फिर उन लड़कियों को जो है सेफ्टी के लिए ऑर्केस्ट्रा के मालिकान जो हैं उन्होंने पिंजरे बनाने शुरू कर दिया। केज, बेसिकली ये सेफ्टी के लिए ये सेफ्टी के लिए है। ओके, ये किसी पिंजरे को रिप्रेजेंट नहीं करता, नहीं, ये उनकी सेफ्टी के लिए लेकिन है, तो पिंजरा ही है। हाँ, पर मेरी किताब का सिग्निफिकेंस पिंजरा नाच रखने का ये है कि ये कैद में बुलबुल है जो गाती है, लेकिन उसके दर्द जो है, उसकी आह जो है वो कोई नहीं समझ पाता। तो वो उस तरीके से मतलब मैंने उसको एक सिंबल के रूप में पिंजरा नाच किताब का नाम दिया। तो वहाँ की जो जिंदगी है उसको जब मैंने पढ़ा, देखा, समझा, तो मुझे लगा कि ये मुंबई के डांस बारों से कोई कमतर नहीं है, मतलब पैटर्न जिंदगी वही नहीं है। पैटर्न सारा वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क है कि ये लड़कियां एक डांस फ्लोर पे नाचती हैं, उसके बदले ये लड़कियां इन पिंजरों में या मंच पे नाचती हैं। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब वही है। एक मेरी भी रिसर्च करने के दौरान मेरी एक डांसर से बात हुई। आपके विषय के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, आपकी किताबों से मैं देख रहा था उसे, तो थोड़ा मुझे समझ में आया। मैंने कुछ बातें की कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं या क्या। तो उसने शुरुआत ऐसे ही की कि जैसे उसे डांस करने का बहुत शौक था। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि लड़की बहुत अच्छा डांस करती है, उसको क्लास लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। सीखा उसने, और जितना उसने कॉन्फिडेंटली बताया कि वो एक बहुत अच्छी डांसर थी। उसके बाद फिर लोगों ने इस तरह से लालच दिया कि एक काम करते हैं, हम आपको पहले आप छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू करो। अब ये लालच था या क्या था, आई डोंट नो, लेकिन वो छोटे प्लेटफॉर्म से बड़े प्लेटफॉर्म का रास्ता दिखाया गया कि आप पहले यहाँ कर लो, इसके बाद शायद आपको और अच्छा मौका मिले। और फिर वो उस वो जो कुचक्र है जो आपने जिसका जिक्र किया कि इससे बाहर नहीं निकल पाते। वो ट्रैप है ना बेसिकली, ये दलालों का और ये ऑर्केस्ट्रा जो मालिक होते हैं उन लोगों का ये ट्रैप सिस्टम है। पूरी की पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा कमाई फिल्मों से नहीं करता है, शो से करते हैं। वो इन लड़कियों को मंचों पर नचा करके उनसे कमाता है। ये लोग एक एक शो के लिए 15 से 25 लाख रुपए तक लेते हैं, लेकिन जब लड़कियां वहां पे नाचने जाती हैं तो इनको एक दिन का 2 से 5 हजार रुपये मिलता है। वहां पे जो अनाउंसर के रूप में, एंकर के रूप में लड़के जाते हैं उनको 2-5 हजार रुपये मिलते हैं। और ये लोग जो हैं, फलाने हीरो का ग्रुप है, ढिमके हीरो का ग्रुप है, उसके नाम के ऊपर उनको कि अरे तुम उनके ग्रुप में अगर नाच लोगी ना तो तुमको बाद में हो सकता है नज़र में आ जाओगी, तो तुमको पिक्चर भी मिल जाए, फिल्म भी मिल जाए। इस तरीके से भी उनको मूर्ख बना के, बरगला करके, बेवकूफ़ बना करके उनका मानसिक और दैहिक शोषण होता है। ये जो पैसे लुटाए जाते हैं उसका क्या हिसाब होता है उसमें? डांस बार में अमूमन 20 से 80% के, मतलब 20 लड़की 80 मालिक से ले करके 60 लड़की और 40 मालिक तक होता हिसाब है। है। वो डिपेंड करता है। ये मैं ऑर्केस्ट्रा के लिए पूछ रहा हूँ, सॉरी। हाँ, ये सेम यहाँ भी होता सेम है। यहाँ भी है। यहाँ भी होता है। न्यौछावर जो होती है उसमें भी इसी तरीके से होता है, दोनों जगहों के ऊपर, कि लड़की कौन है, कैसी नचनिया है, कैसी कंटीली अदाएं हैं, कितनी मतलब गोरी है, कितनी अच्छा गठीला जिस्म है, उसके ऊपर सारा खेल होता है। अब लड़की जो थोड़ा सा नाम कमा चुकी है, जिसको बहुत मतलब चल रहा है कि अरे अरे भैया वो लड़की आई है आज तो चलो बहुत ही मजा रहेगा, चलिए चलिए चलिए। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि उन लड़कियों के कारण जो है बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ लगती है और ये सब होती है। तो उनके अपने मतलब वो पैसे होते हैं, उनके अपनी शर्तें होती हैं। वो एक शो के लिए आने के लिए भी 10,000 20,000 ले लेती हैं। निछावर जो होती है बोलती हैं कि नहीं हम 50% लेंगे, 60% लेंगे। मालिक को मालूम है कि अरे यार कोई दूसरी सामान्य लड़की आएगी उसको हम 2,000 रुपये देंगे,
लेकिन उस पर लुटेगा 20,000। ये आ रही है तो इसके ऊपर लुटेगा 2 लाख रुपया। तो हम 20,000 दे करके इसको लाएं तो 2 लाख आएगा। 2 लाख में से 1,80,000 का तो सीधे सीधे से फायदा हो गया। अब 2 लाख अगर आए उसमें से 1,80,000 ये, और अगर हमको 40% भी बच गया उसका, तो भी प्रॉफिट में है, तो हम बेहतर इतने डील अच्छे है। प्रॉफिट में है कि वो 20,000 भी हमारा निकला, प्लस हमें इतने 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो वो पूरा कैलकुलेशन वो आर्थिक होता है। और जितना लड़की अच्छा आके परफॉर्म करती है उतना ऑर्केस्ट्रा का नाम चलता है, उतना नाम चलता है तो उतने नए शोज मिलते हैं। लेकिन इसको मानवीय दृष्टि से थोड़ा कम देखा जाता है, मतलब मानवीय दृष्टि से कौन आपराधिक चीजों को, जिस्म फरोशी को और इनको अच्छा मानेगा, देखेगा? वो तो हो ही नहीं सकता ना भाई। मेरे लिए भी वो चीज बुरी है, लेकिन मैं चाह करके भी उसको नहीं रोक सकता, बंद कर सकता, क्योंकि समाज ऐसा है। आपके देश में, आपके समाज की, उत्तर भारत की महिलाएं जो हैं, ये लड़कियां जब नाच करके घर के अंदर आती हैं शादी ब्याह में, तो उनको उनकी तय फीस के अतिरिक्त घर की महिलाएं जो है हल्दी कुंकू लगाती हैं। उनकी जो सधवा हैं यानी शादीशुदा हैं, उनकी चूड़ियों के ऊपर बाकायदा जैसे सधवा स्त्रियों के हल्दी कुंकू लगाई जाती है, अक्षत लगाया जाता है, वैसे उनको लगाती हैं। कुंवारी लड़कियों के माथे पे लगाती हैं, और उनको मिठाई के साथ में उनके हिसाब के कपड़े भी दिए जाते हैं। मर्दों को उनके हिसाब के तिलक करके कपड़े और ऊपर से शगुन दिया जाता है। ये हमारे यहाँ का रिवाज है। इन लड़कियों को भी दिया जाता है, उन लड़कों को भी दिया जाता है जो साथ में आते हैं। तो हमारे यहाँ का कल्चर में शामिल है, वो संस्कृति का हिस्सा है। बहुत लंबी बातचीत हुई हमारी, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम लोग जो जिस हे दृष्टि से देखा करते थे, या जो हेट्रेड था जो अब तक, तो इस पॉडकास्ट के पहले, उसमें शायद कुछ बदलाव आएगा। मैं चाहूंगा कि लोग जो हैं इनसे संवेदना ना रखें, इनको जो है गरीब और इनके प्रति नफरत की भावना ना रखें, इनको बेचारी ना माने। इन लोगों के साथ में उस भावना से काम करें जिस भावना के साथ में वो किसी भी दूसरी प्रोफेशन की लड़कियों को या स्त्रियों को लेते हैं। और कम से कम इनसे नफरत तो बंद होनी चाहिए। लेकिन सर, कई बार ऐसा होता है कि हम, हमारी ऑडियंस में भी, या देखने वाले भी, कमेंट करने वाले खासकर, ये बोलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम की है। पर्सनली मेरा व्यू तो उस पर यही है कि हर इंसान के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे आसपास है। आपका इस पर क्या टेक है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन क्यों लोगों तक जानी चाहिए? दो बातें हैं। एक तो ये कि ये समाज का हिस्सा है, ठीक है। आप तो सारी अच्छी ही बातों का इतिहास क्यों दर्ज करेंगे? मानव इतिहास के जो खराब चीजें हैं, जिनको कि आपने खुद पैदा किया है, आप उसका इतिहास क्यों नहीं लिखेंगे? आप उसका इतिहास क्यों नहीं पढ़ेंगे? और आप उसका इतिहास क्यों नहीं सुनेंगे? और आप उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे? और आप उसकी जिम्मेदारी भी क्यों नहीं लेंगे? ये तो एक बात हुई। दूसरी चीज ये है कि आपको मीठा खाना है, आप मीठा खाइए। मुझे नमकीन खाना है, मैं नमकीन खाता हूँ, ठीक है। तो आपको नहीं अच्छा लगता, मत सुनिए। जिनको अच्छा लगता है वो सुनेंगे। बिल्कुल। दुनिया भर में जो विषय बिकते हैं, उन विषयों में अपराध जो है वो सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है। अपराध के बारे में जानना और सुनना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग जिनके अंदर अपराध का जो डीएनए है, क्रिमिनल डीएनए जो है, वो सिर्फ आपराधिक इस तरह की बातें जो हैं, किस्से कहानियां सुनकर या पढ़कर ही सेटिस्फाई हो जाता है और वो क्राइम नहीं करते हैं। अब लोग तो ऐसे भी कुतर्क रखते हैं सामने, या तर्क रखते हैं सामने, वो उनके लिए तर्क है कि तुम लोगों की इन बातों से क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता है। हमारी बातों से नहीं मिलता है, समाज की घटनाओं, दुर्घटनाओं की वजह से अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। तो ये बातें आनी जरूरी हैं। आज अगर मैं ये बताना छोड़ दूं कि स्त्रियों का किस तरीके से शोषण होता है और किस तरीके से उनको बरगला करके और झूठ का मायाजाल रचा करके उनको ब्रॉथल्स में लाते हैं, यहाँ पर डांस बार में लाते हैं, या ऑर्केस्ट्रा बार में, ऑर्केस्ट्राज में लेकर के जाते हैं, तो उससे क्या होने वाला है? बहुत बड़ी चीज ये है कि एक अवेयरनेस फैलेगी।
लोगों तक ये बात पहुंचेगी, लोग अपनी छोटी बच्चियों को, लड़कियों को इन चीज़ों के प्रति आगाह कर सकते हैं कि देखो तुम इन चीज़ों का ध्यान रखना कि कोई तुम्हारे साथ में इस तरह की हरकत ना हो जाए। तो छोटी बच्चियों की जो 2, 4, 5 साल की बच्चियां होती हैं, 8 साल की बच्चियां होती हैं, उनको अगवा करके, चोरी करके ले जाते हैं। माता-पिता, पालक, अभिभावक जो हैं, परिवार जो हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और भी सोच सकते हैं। और ये आज भी हो रहा है सर। या तो आज भी हो रहा है, या कालांतर में भी होता रहेगा। आप सावधानी नहीं रखेंगे, आपके घर की बच्चियां चोरी होंगी, अगवा होंगी, बरगलाई जाएंगी। तो मेरी बातें जो लोग सुन रहे हैं, हमारा जो समाज सुन रहा है, हमारे जो दर्शक इस वक्त इस पूरे पॉडकास्ट को देख सुन रहे हैं, और सही कहूँ तो मेरी सहेली ने इस बोल्ड विषय को चुना, ये ही मेरे लिए अपने आप में बहुत अचरज का विषय है। और जो संपादक हैं आपकी प्रतिभा जी, जब उन्होंने मुझसे इस विषय पर बात करने के लिए कहा, तो मैंने कहा कि भैया आपकी पत्रिका जो है वो महिलाओं की पत्रिका है, तो ऐसे विषय पे उन्होंने कहा कि ये जन जागरूकता के लिए, जन जागरण के लिए आवश्यक है, इस तरह के विषयों पे बात होनी चाहिए। और आपने इतनी किताबें लिखी हैं, आपने इस पर कितना काम किया, रिसर्च किया है, तो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि इस तरह के विषयों पे बात होनी चाहिए। हाँ, जिनको ये अच्छे नहीं लगते विषय, आप ऊपर की टैगलाइन पढ़ते से ही, हेडिंग पढ़ते से ही मत आइए, मत सुनिए। बिल्कुल। जिनको सुनना है वो सुने, जिनको हमारे से उस बारे में जानकारी चाहिए वो लें, जिनको हमारे से इस चीज पर सावधानी बरतने के लिए कोई जानकारी चाहिए ले। बिल्कुल, हम भी वही चाहेंगे। मैं इस बातचीत को जारी रखना चाहूँगा और मुझे लगता है कि आपका दोबारा हमें समय ज़रूर मिलेगा। कोशिश करेंगे। जी। अभी की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें रखने के लिए जो शायद आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता, और कई लोग चाहते हैं कि पता ना भी चले। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप सबका भी मेरी सहेली के साथ ऐसे ही बने रहने के लिए। देखते रहिए मेरी सहेली। हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, अपने जानने वालों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।